मैं उस साल मर गया था जब वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। आखिरी पल में उसने मेरा हाथ थामकर रोते हुए कहा, इस जिंदगी में मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है, अगली जिंदगी में मुझे जल्दी ढूंढ लेना। जब दोबारा आंखें खुली तो मैं खुद को 10 साल पीछे पाया। वही समय जब मैं उससे सबसे ज्यादा नफरत करता था। मैं तुरंत उसकी कंपनी पहुंचा और भर्राई आवाज में बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। वो चौंकी, फिर ठंडे स्वर में बोली, सीधे बताओ इस बार मुझे कैसे सताने आए हो। शाम को नींद खुली तो नौकर ने बताया, सर मैडम आज रात घर नहीं आएंगी। मैं चुपचाप अपनी शादी की अंगूठी को देख रहा था। मैं सचमुच 10 साल पीछे लौट आया था और पिछली जिंदगी की हर याद अब भी वैसी ही जिंदा थी। धमाका होने से ठीक पहले वो मुझसे कह रही थी, इस जिंदगी में मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है, अगली जिंदगी में मैं तुम्हें जल्दी ढूंढ लूंगी। एक पल को समझ नहीं आया कि ये सपना है या हकीकत। मैंने खुद को जोर से चिकोटी काटी और उठे दर्द ने यकीन दिला दिया कि सब सच था। लेकिन हैरानी के बाद जो एहसास आया वो था पछतावा। पिछली जिंदगी में एक साजिश ने हमारे बीच गलतफहमी पैदा कर दी थी। मैंने उससे सालों तक नफरत की। बाहर दुश्मन उसे दबाने की कोशिश करते रहे और घर में उसे मेरी बेरुखी सहनी पड़ी। माता पिता के बिना इतने बड़े बिजनेस एम्पायर की मालकिन होने के बावजूद उसका अपना कोई नहीं था। जब सच सामने आया तब जाकर हमें कुछ खुशियां मिली। हमारा एक बच्चा भी आने वाला था, लेकिन उसके जन्म से पहले ही हादसा हो गया। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया था कि बटलर ने आकर कहा, सर गाड़ी तैयार है, क्या अब निकलना है? कहाँ? आप मिस लू झाओयाओ से मिलने नहीं जा रहे थे? ये नाम सुनते ही मैं सन्न रह गया, क्योंकि पिछली जिंदगी की सारी गलतफहमियों की शुरुआत इसी इंसान से हुई थी। वो एक बेहद टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, बचपन की दोस्त जो एक हादसे में बुरी तरह झुलस गई थी और लंबे समय से अस्पताल में भर्ती थी। पिछली जिंदगी में इसी दिन मैं उसका जन्मदिन मनाने फूलों का गुलदस्ता लेकर अस्पताल गया था। वापस निकला तो उसे कार में मेरा इंतजार करते देखा। उससे बात करने का भी मन नहीं था, लेकिन उसने पहले मुझे देख लिया। वो कार से उतरी और धीमे स्वर में बोली, आज मेरा जन्मदिन है। मैंने ठंडे लहजे में कहा, तो क्या हुआ? आज उसका भी जन्मदिन है। मुझसे शादी करने के लिए तुमने हर हद पार कर दी। उसका चेहरा बर्बाद हो गया, उसका करियर खत्म हो गया। अब मुझसे और क्या चाहिए? मेरे आरोप सुनकर वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, वो सिर्फ एक हादसा था। मैं हंस पड़ा। अगर उस दिन तुमने उसे बुलाया ही नहीं होता तो वो आज अस्पताल में नहीं होती। ये सुनकर वो खामोश हो गई। काफी देर बाद उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे माफ कर दो। उस दिन के बाद हमारे रिश्ते तेजी से बिगड़ते चले गए। लंबी खामोशियां, दूरी और अधूरे शब्द हमारे बीच रह गए। बाद में पता चला कि जो हादसा मुझे उसकी गलती लगता था वो असल में एक सोची समझी साजिश थी ताकि हमारे बीच दरार पड़ जाए। हर बार सोचता तो सिर्फ पछतावा बढ़ता जाता। तभी बटलर फिर कमरे में आया, सर सामान गाड़ी में रख दिया है, ट्रैफिक बढ़ जाएगा। मैं जल्दी से तैयार होकर कार में बैठ गया। तभी एहसास हुआ ये 10 साल पहले का समय है, अभी भी सब कुछ बदला जा सकता है। गाड़ी अस्पताल की सड़क की ओर बढ़ी, लेकिन रास्ते में भारी जाम था। ड्राइवर ने कहा, सर मिस लू को फोन करके इंतजार करने को कह दूं? मैंने बाहर ट्रैफिक लाइट देखते हुए तुरंत कहा, अस्पताल नहीं जाना, कंपनी चलो। सच कहूं तो उसकी कंपनी की मुझे ज्यादा याद भी नहीं थी। जवानी में उससे नफरत करता था, इसलिए कभी वहां गया नहीं। और जब प्यार हुआ तब सब बहुत देर हो चुकी थी। तब उसके दुश्मन उसे निशाना बनाने लगे। खतरा इतना बढ़ गया था कि उसने मुझे खुद से दूर रहने को कहा। इसी वजह से आज उसकी ऑफिस बिल्डिंग के नीचे खड़ा मैं उलझन में था। समझ नहीं आ रहा था कि उसका ऑफिस कौन सा है। हाथ में फूलों का बड़ा गुलदस्ता लिए मैं असहज खड़ा था। आखिरकार मैंने उसे कॉल किया। सोचा था देर से उठाएगी, लेकिन 2 रिंग में ही कॉल उठ गया। हाँ बोलो। उसकी आवाज सुनते ही मेरी आंखें भर आईं। मैं तुम्हारा ऑफिस नहीं ढूंढ पा रहा। लोग मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। शायद वो मीटिंग में थी, लेकिन मेरी बात सुनते ही उसने कहा, मीटिंग यहीं खत्म, तुम नीचे रुको, मैं आ रही हूँ। कुछ ही मिनटों में वो बाहर आ गई, हमेशा की तरह शांत, आत्मविश्वासी और शालीन। और मैं पूरी तरह बिखरा हुआ। मैं सोच ही रहा था कि बिना तैयारी के आ गया, तभी वो मेरे सामने रुक गई। तुम यहाँ कैसे? उसका चेहरा हमेशा की तरह ठंडा था। मैंने नजरें झुका ली। सॉरी, तुम्हें परेशान कर दिया। वो कुछ पल चुप रही, आज बस इतना कहकर रुक गई। मुझे पता था वो क्या कहना चाहती है। आज मुझे लू झाओयाओ का जन्मदिन मनाना चाहिए था, यहाँ नहीं होना चाहिए था। तभी मुझे कुछ याद आया। मैंने जल्दी से फूलों का गुलदस्ता उसकी तरफ बढ़ाया, हैप्पी बर्थडे। लेकिन उसने फूल लेने के बाद काफी देर तक उन्हें देखा, फिर होठों पर एक फीकी सी मुस्कान आई। ये वो फूल हैं जो उसे पसंद है ना? मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैं कुछ कह पाता उससे पहले उसने धीरे से बात काट दी। फिर भी गिफ्ट के लिए धन्यवाद, काफी देर हो गई है, ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। अगले ही पल वो मुड़कर जाने ही वाली थी कि मैंने जल्दी से उसका कपड़ा पकड़ लिया। मेरे खींचने से उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे आकर मेरे सीने से टकरा गई। कुछ पल बाद उसने सिर उठाया और मेरे हाथ को देखती रही। मैं घर नहीं जाना चाहता, वो हल्की हंसी के साथ बोली। इस बार मुझे कैसे परेशान करने वाले हो? उसका सवाल सुनकर मैं चुप रह गया। इतनी बार उसे चोट पहुंचाने के बाद अब वो मेरी किसी बात पर भरोसा नहीं करती थी। पिछली जिंदगी में जब गलतफहमी दूर हुई थी तब सब कुछ आसान हो गया था, लेकिन इस बार मामला अलग था। उसने बहुत दर्द और अन्याय सह था। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने कहा, चलो मैं तुम्हें डिनर पर ले चलता हूँ। वो ठंडे स्वर में बोली, जरूरत नहीं, मुझे आज रात काम है। लेकिन मैं भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसके पीछे पीछे चलते हुए बोला, तो बाहर नहीं, यहीं खाना मंगा लेते हैं, कम से कम बर्थडे पर नूडल्स तो खा लो। मगर वो मुझे पूरी तरह नजरअंदाज करती रही। लेकिन वो फूलों का गुलदस्ता अब भी उसके हाथों में था। रास्ते में कई बार कूड़ेदान आए, मुझे लगा वो बिना सोचे उन्हें फेंक देगी, पर उसने ऐसा नहीं किया। इसी तरह उसके पीछे पीछे मैं उसके ऑफिस तक पहुंच गया। ऑफिस लगभग खाली था। टेबल पर सिर्फ एक ठंडा खाना रखा था। लगता था आज रात भी वो इसी से काम चलाने वाली थी। ये देखकर मेरे दिल में चुभन सी हुई। मैंने तुरंत फोन निकालकर उसके लिए नूडल्स ऑर्डर कर दिए, सादा शोरबा, कम नमक। पहले वो हमेशा मेरी पसंद के हिसाब से तीखा और भारी खाना खाती थी। बाद में मुझे पता चला कि उसका पेट कमजोर था,
था और बहुत सी चीजें वो खा ही नहीं सकती थी। ऑर्डर करने के बाद मैं सोफे पर बैठ गया। समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या बात करूं। उधर वो चुपचाप फूलों की पैकिंग खोल रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या बात करूं। उधर वो चुपचाप फूलों की पैकिंग खोल रही थी ताकि उन्हें फूलदान में सजा सके। ये देखकर मेरा दिल और भारी हो गया। बिना कुछ सोचे मैं उठा, उसके पास गया, फूल उसके हाथ से लिए और सीधे कूड़ेदान में फेंक दिए। वो मेरी हरकत से पूरी तरह उलझ गई। थके हुए अंदाज में उसने आह भरी, तुम्हारा ड्रामा खत्म हुआ या नहीं? मुझे गुस्सा आ गया, उस पर नहीं, इस बात पर कि उसे बिल्कुल भी गुस्सा क्यों नहीं आता था। मैंने कहा, ये फूल तुम्हें पसंद नहीं है, मैं दूसरे लेकर आता हूँ। वो हल्का सा मुस्कुराई, छोड़ो, रहने दो, वैसे भी मुझे फूल इतने पसंद नहीं है। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। मैंने कूड़ेदान से फूलों वाला बैग उठाया और बाहर निकल गया। ऑफिस से निकलकर मैं सड़क पर भागा। आसपास फूल बेचने वाले कई ठेले लगे थे। मैंने एक एक करके सारे लाल गुलाब खरीद लिए, फिर उन्हें खुद ही पैक करवाकर एक बड़ा सा गुलदस्ता बनवा लिया। तभी मेरा ऑर्डर किया हुआ खाना भी आ गया। फूल और खाने के पैकेट उठाकर मैं वापस ऑफिस पहुंच गया। वहाँ पूरी तरह सन्नाटा था, सिर्फ एक छोटी सी लाइट जल रही थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। आवाज सुनकर वो चौंक गई और मुड़कर मेरी तरफ देखने लगी। मैं हाँफ रहा था, फिर मुस्कुराते हुए बोला, क्या देख रही हो? जल्दी आओ और थोड़ा मदद करो। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं वापस भी आऊंगा। वो कुछ पल वहीं खड़ी रह गई। वो आखिरकार जल्दी जल्दी आई और मेरी मदद की। मैंने राहत की सांस ली। सिर पर पसीना था लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी हुई थी। सड़क पर जितने लाल गुलाब मिले सब तुम्हारे लिए खरीद लाया हूँ। लेकिन अगले ही पल मैंने देखा कि उसकी आंखें हल्की सी लाल हो गई थीं। मैं ठिठक गया। शायद ये तरीका उसके लिए बहुत अचानक था। मैंने तुरंत बात बदल दी। इतना बड़ा मीट का टुकड़ा रखा है, दिख नहीं रहा क्या? इतने बड़े हो गए हो फिर भी खाने में नखरे करती हो। और नूडल्स खाओ, मैंने सिर्फ सजाने के लिए तो नहीं मंगवाए। मैं लगातार बोलता ही जा रहा था। तभी अचानक मेरे सामने पानी का एक गिलास आ गया। मैंने सिर उठाकर देखा, वो मुझे ही देख रही थी। पहले पानी पी लो, गला बैठ जाएगा। इस बार उसके चेहरे की सख्ती काफी कम हो चुकी थी। मैंने उसे गले लगाने की इच्छा बड़ी मुश्किल से दबाई और धीरे से कहा, अब से हम दोनों अच्छी तरह साथ रहेंगे। वो कुछ पल चुप रही, फिर बिना कुछ कहे बर्तन समेटने लगी। जानबूझकर मेरी तरफ देखने से भी बच रही थी। उसने मेरे सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, थोड़ी देर में ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। मैं तुरंत बोला, लेकिन मैं तो अभी आया हूँ। मगर वो पहले ही बाहर निकल गई, मानो मैं कोई खतरनाक इंसान हूँ जिससे दूर रहना जरूरी हो। मैं उसकी जाती हुई पीठ को देखता रह गया। ये कहना झूठ होगा कि मुझे बुरा नहीं लगा। एक बार फिर जिंदगी मिली थी, लेकिन अब लग रहा था कि उसे मनाना पिछली जिंदगी से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। यही सोचते हुए मैं सोफे पर ढह गया। तभी अचानक फोन की घंटी बज उठी। मैंने बिना ध्यान दिए कॉल उठा ली। तुम कहाँ हो? आवाज सुनते ही मैं ठिठक गया। जो मूड अभी कुछ देर पहले तक ठीक था वो अचानक फिर से भारी हो गया। ओ तुम हो? मेरे लहजे में कोई उत्साह नहीं था, लेकिन शायद उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। वो हंसते हुए बोली, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुमने कहा था ना मेरा जन्मदिन मेरे साथ मनाओगे। पिछली जिंदगी की यादें फिर से दिमाग में घूमने लगी। मेरी उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी में बदल गईं। मैंने पूछा, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं, है ना? वो बिना सोचे बोली, हाँ हम तो परिवार जैसे हैं। मैंने ये शब्द सुने और गहरी सांस ली। तो क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? कुछ पल चुप्पी रही, फिर वो झिझकते हुए बोली, सॉरी, मैंने तुमसे छिपकर केक खा लिया था। ये सुनकर मैं बस कड़वाहट से मुस्कुरा दिया। जिनकी परवाह की जाती है वो कितनी आसानी से झूठ बोल सकते हैं, अपनी बातें मनवा सकते हैं, मजाक कर सकते हैं। और दूसरी तरफ वो हमेशा चुपचाप पीछे खड़ी रह जाती थी, सब कुछ सहते हुए। ये सोचकर मेरे सीने में फिर से दर्द उठने लगा। आखिर मैंने धीमे स्वर में कहा, आज मेरा कुछ काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर भी हैप्पी बर्थडे। कॉल कटने के बाद मेरा मन और भारी हो गया और तभी मुझे वो दिन याद आया जब मेरा अपहरण होने वाला था। मुझे अचानक वो कॉल याद आ गई जो उसने उस दिन की थी। उसने पूछा था मैं कहाँ हूँ और फिर मैं गहरी सोच में डूब गया। पिछली जिंदगी में वो उन लोगों में थी जिन पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था, लेकिन अगर शुरुआत से ही वो धमाका किसी जान पहचान वाले की साजिश था तो ये ख्याल आते ही मैंने सिर उठाया। तभी देखा वो दरवाजे पर खड़ी थी, पता नहीं कब से। मैं कुछ झिझकते हुए बोला, तुम सब सुन चुकी हो? उसने शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ। मैं कुछ समझाने ही वाला था कि वो बोली, गाड़ी नीचे आ गई है। उसका बर्ताव इतना शांत था कि मेरे पास कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे। मैं चुपचाप उसके साथ दरवाजे तक चला गया, लेकिन हर कदम के साथ अपराध बोध बढ़ता जा रहा था। आखिर मैं खुद को रोक नहीं पाया। सुनो, वो रुकी मगर पीछे नहीं मुड़ी। मैं जल्दी जल्दी बोलने लगा, अभी जो कॉल आई थी वो लू झाओयाओ की थी। कल मैंने सच में उससे वादा किया था कि उसका जन्मदिन साथ मनाऊंगा, लेकिन आज सब बदल गया है। मेरी बात पूरी होने से पहले ही वो अचानक मुड़ी और मुझे रोक दिया। बस उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा सख्त थी। अगले ही पल उसने आंखें बंद कर लीं। आज का खाना बहुत अच्छा था और तुमने मेरा जन्मदिन याद रखा, इसके लिए भी शुक्रिया। इसलिए अगर आखिर में तुम्हें उसके पास जाना है तो मैं मान लूंगी, क्योंकि यही मेरी कीमत है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे डूब गया। मेरे पिछले जिंदगी में उसने कभी कहा था कि जब भी मैं उसे थोड़ी सी खुशी देता था उसके बदले उसे कई गुना दर्द सहना पड़ता था। इसीलिए उसने कभी मुझसे ज्यादा उम्मीद नहीं की और हमेशा इस बात के लिए तैयार रही कि मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा। अब उसकी वही बातें मेरे सीने में तीर की तरह चुभ रही थीं। पिछली जिंदगी में इसी दिन मैं उसके साथ नहीं था। उसका जन्मदिन एक ठंडे पड़े पैक्ड खाने के साथ बीता था। उसे जन्मदिन की शुभकामना देने वाला भी कोई नहीं था। शायद इसी वजह से वो अस्पताल के बाहर मेरा इंतजार कर रही थी। उसे बस मुझसे एक हैप्पी बर्थडे सुनना था, लेकिन मैंने उसे डांट दिया था, कहा था कि मेरी जिंदगी में दखल मत दो और मुझसे दूर रहो। ये सच्चाई अब जाकर समझ आई थी। इतनी देर से कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। मैं उसकी तरफ देखता रहा, लेकिन उसने मेरी नजरों से बचते हुए धीरे से कहा, सॉरी, मुझे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। रात हो रही है, अगर अस्पताल जाना है तो निकल जाओ। उसकी बात अनसुनी करके
करके मैंने मन बना लिया। मैं एक कदम आगे बढ़ा और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा दी। वो एक पल के लिए पूरी तरह सख्त हो गई, लेकिन हाथ नहीं छुड़ाया। तुम करना क्या चाहते हो? अगले ही पल मैंने उसका चेहरा थाम लिया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। शुरुआत में वो चौंकी, लेकिन धीरे धीरे उसकी बाहें मेरी कमर के चारों ओर कस गईं। काफी देर बाद जब हम अलग हुए तो उसने माथा मेरे माथे से टिकाते हुए धीमी आवाज में कहा, ऐसा मत करो। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है? नहीं, बात वो नहीं है। वो काफी देर तक चुप रही, फिर बोली, मुझे और मत उकसाओ जब तक मेरे अंदर थोड़ा बहुत कंट्रोल बाकी है। मैं हल्का सा मुस्कुराया और उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, सच बताओ, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं किसी और के करीब जाऊं? मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा बदल गया, जैसे उसकी सारी दबाई हुई भावनाएं अचानक बाहर आ गई हों। अगले ही पल उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और गुस्से व बेचैनी में मेरे होठों को चुप करा दिया। उसकी बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। मैं मन ही मन मुस्कुरा उठा। लगता था उसे अपनी भावनाएं स्वीकार करवाने के लिए थोड़ा कड़ा तरीका अपनाना ही पड़ेगा। वो सच में बहुत जिद्दी थी, लेकिन अब हालात मेरे हाथ से निकलते हुए लग रहे थे। रुको, मेरा मतलब था कि घर चलकर बात करेंगे, लेकिन उसने मेरी बात बीच में ही काट दी। मैंने तुम्हें मौका दिया था मगर तुम नहीं गए। अब देर हो चुकी है। तभी मुझे एहसास हुआ पिछली जिंदगी में भी वो ऐसी ही थी, जो प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। मैंने माहौल हल्का करने की कोशिश की। उसके कंधे पर सिर टिकाकर हंसते हुए बोला, मैंने तो बच्चों के नाम भी सोच लिए हैं। मेरी बात सुनते ही वो खामोश हो गई। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, बस अभी कुछ मत कहो, मुझे यकीन करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। इसके बाद वो मुझे ऑफिस के अंदर ले गई। रात काफी बीत चुकी थी। कुछ देर बाद उसने मुझे चुपचाप अपनी बाहों में भर लिया और गंभीर आवाज में पूछा, अगर मुझे नहीं चुनोगे तो फिर किसे चुनोगे? मैं हंस पड़ा। ये फैसला सिर्फ तुम्हारा नहीं है। बातों बातों में कब नींद आ गई पता ही नहीं चला और सोते ही मैं फिर से पिछली जिंदगी के उस दौर में लौट गया। सपने में मैंने फिर वही मंजर देखा। वो आग के बीच दौड़कर मेरे पास आई थी और मुझे कसकर पकड़ लिया था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने उसे रोते हुए देखा, लेकिन मेरे पास उसे दूर धकेलने के अलावा कुछ नहीं था। वो यादें इतनी दर्दनाक थीं कि जागने के बाद भी मैं काफी देर तक संभल नहीं पाया। जब मैंने सिर घुमाकर देखा तो पाया कि वो बिस्तर के किनारे बैठी थी। शायद नींद में मैंने उसे धक्का दे दिया था। उसने मेरी तरफ देखा, फिर चुपचाप एक टिश्यू बढ़ा दिया, लेकिन खुद मुझसे थोड़ी दूरी बनाकर बैठी रही, यहाँ तक कि मेरी उंगलियों को भी छूने से बच रही थी। मैं जल्दी से बोला, जो मैंने सपने में कहा था उसका गलत मतलब मत निकालना। एक पल के लिए उसकी आंखों में उम्मीद चमकी, लेकिन अगले ही पल वो फिर शांत हो गई। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। इतना कहकर उसने मेरे ऊपर कंबल ठीक किया, तकिया उठाया और बाहर जाने लगी। मैंने तुरंत उसे रोक लिया। उसकी पीठ की तरफ देखते हुए जोर से कहा, तुम झूठी हो। वो फिर भी नहीं रुकी। मैंने झुंझलाकर तकिया उसकी तरफ फेंक दिया। ठीक है, चली जाओ, बिल्कुल बेदिल इंसान हो तुम। ये कहकर मैंने मुंह फेर लिया और उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिया। मैंने उसकी तरफ पीठ कर ली और कंबल में घुस गया। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर मुझे महसूस हुआ कि बिस्तर हल्का सा नीचे दबा। वो वापस आ गई थी। उसने बेबस होकर आह भरी, फिर चुपचाप मुझे अपनी बाहों में भर लिया। थोड़ी ही देर में उसकी सांसें धीमी और स्थिर हो गईं, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। पिछली जिंदगी में मुझे जिस फैक्ट्री में बंद किया गया था, उसके पीछे एक बिजनेसमैन का हाथ था जो कभी उसका पार्टनर रह चुका था। और लू झाओयाओ के साथ हुआ हादसा, वो भी मेरे चाचा की रची हुई साजिश निकला, जिसका मकसद हमारे रिश्ते को तोड़ना था। ये सब मुझे आखिरी साल में पता चला था। एक और बात थी जो मुझे बेचैन कर रही थी। वो हमेशा मेरी सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क रहती थी। मेरी हर गतिविधि की जानकारी बहुत कम लोगों को होती थी। पिछली जिंदगी में मेरा अपहरण तब हुआ था जब हम अस्पताल में चेकअप के लिए जा रहे थे, लेकिन उन लोगों को हमारी लोकेशन मिली कैसे? अब सोचने पर सिर्फ एक संभावना बचती थी, वो फोन कॉल जो उस दिन लू झाओयाओ ने मुझे की थी। मुझे उसकी आखिरी बात भी याद आई। उसने कहा था, हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वो न होती तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाती। उस वक्त मुझे ये बात सामान्य लगी थी, लेकिन अब दोबारा सोचने पर सब कुछ अलग नजर आने लगा। मैं बार बार उसी सवाल में उलझा हुआ था। मेरी सबसे भरोसेमंद बचपन की दोस्त लू झाओयाओ, आखिर इस सब में उसकी क्या भूमिका थी? इतना सोचते सोचते पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। अगली सुबह जब आंख खुली तो ऐसा लग रहा था जैसे सिर फट जाएगा। मैंने कंबल में दुबकते हुए कहा, मैं सच में नहीं उठ सकता। इतनी सुबह कौन जगाता है? लेकिन वो बिल्कुल नहीं पिघली। उठो और नाश्ता कर लो। मैंने नाराज होकर कहा, मुझे तुम्हारा ये जवान वाला रूप बिल्कुल पसंद नहीं है। वो भौं उठाकर बोली, अच्छा हाँ, मुझे तो 10 साल बाद वाला तुम ज्यादा पसंद हो। तो फिर इंतजार करो कि मैं बूढ़ी हो जाऊं, मुझे सोने दो। इतना कहकर मैंने करवट बदली और दोबारा सो गया। उसके बाद दोपहर हो चुकी थी। शायद उसे डर था कि मैं फिर खाना छोड़ दूंगा, इसलिए लंच पहले से ही टेबल पर सजाया हुआ था। मैं जल्दी से तैयार होकर उसके ऑफिस की तरफ कदम बढ़ाए। अंदर वीडियो मीटिंग चल रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला उसने तुरंत नजर उठाकर मेरी तरफ देखा। हमारी नजरें मिली। मैं हल्का सा खांसकर अपनी झिझक छिपाने की कोशिश करने लगा। ये पक्का करने के बाद कि कमरे में और कोई नहीं है, मैं उसके सामने जाकर बैठ गया। फिर फोन खोला। स्क्रीन पर लू झाओयाओ के 5-6 मिस्ड कॉल पड़े थे। मैं कुछ सोचते हुए उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन वो पूरी तरह काम में डूबी हुई थी। एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। उसकी यही बेरुखी देखकर मेरे मन में शरारत आ गई। मैं कुर्सी पर पीछे टिक गया और जानबूझकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने लगा। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। कुछ ही सेकंड बाद उसकी बात बीच में रुक गई। उसने तुरंत मीटिंग खत्म करते हुए कहा, आज की मीटिंग यहीं समाप्त करते हैं। फिर लैपटॉप
बंद कर दिया। कुर्सी पर टिककर उसने मेरी तरफ देखा और भौहें सिकोड़ ली। फांगशु, मैं हंस पड़ा। कल तक तो बड़े प्यार से बुला रही थी, आज फिर पूरा नाम? वो कुछ नहीं बोली। मैं उठकर उसकी मेज के पास चला गया। कल रात मेरा फोन बजा था क्या? पता नहीं। सच? मैं उसके और करीब झुक गया। वो बाहर से शांत दिख रही थी, लेकिन उसकी एकाग्रता साफ टूट चुकी थी। फिर भी उसने गंभीर बने रहने की कोशिश करते हुए कहा, फांगशु, अभी ऑफिस का समय है। अच्छा, तो फिर मैं पास भी ना आऊं? उसने बिना झिझक जवाब दिया। हाँ। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। ठीक है, फिर मैं बगल वाले कमरे में इंतजार करता हूँ। काम खत्म हो जाए तो साथ घर चलेंगे। कमरे में लौटने के कुछ देर बाद फिर फोन बजा। कॉल लू झाओयाओ की थी। शू, मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मैं चौंक गया। तुम्हारा तो अभी इलाज चल रहा था ना? उसकी आवाज धीमी पड़ गई। अगर चेहरा पहले जैसा नहीं हो सकता तो अब इलाज का क्या फायदा? मैं थक गई हूँ, बस तुम्हारे साथ एक सामान्य जिंदगी जीना चाहती हूँ। मेरी भौहें सिकुड़ गईं। हमारे बीच बहुत पहले सब खत्म हो चुका है और मैं शादीशुदा हूँ। कुछ पल चुप्पी रही, फिर उसकी आवाज भर्रा गई। तो मैं क्या करूँ? हमारे वादों का क्या? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा चेहरा खराब हो गया अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तुम्ही ने कहा था कि अलग होना तुम्हारे करियर के लिए बेहतर होगा, लेकिन तुमने कहा था कि मेरा इंतजार करोगे। कब तक? मैंने बहुत इंतजार किया। उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। फोन पर खामोशी छा गई। मुझे फिर पुरानी बातें याद आईं। मेरे चाचा ऐसे इंसान थे जो अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। मेरे माता पिता तो बचपन में ही मुझे छोड़कर विदेश बस गए थे और मैं सिर्फ परिवार की चालों में इस्तेमाल होने वाला एक मोहरा था। उधर लू झाओयाओ की शोहरत बढ़ती जा रही थी, वो पर्दे पर चमक रही थी, और इधर मैं अपने चाचा के दबाव में धीरे धीरे हर रास्ता खोता जा रहा था। उस दौर में मैंने उसे अनगिनत बार फोन किया था, लेकिन उस रात उसने मेरा फोन नहीं उठाया। अगले दिन मैंने उसकी पहली ऑन स्क्रीन किस वाला सीन देखा और पूरी तरह टूट गया। आखिरकार मैंने अपने चाचा का प्रस्ताव मान लिया। यही वजह थी कि जब उसने फोन पर पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, तो मैंने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। उसके बाद कई दिनों तक उसकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन इस दौरान मैं एक बात समझ चुका था, अगर मुझे उन लोगों तक पहुंचना है जिन्होंने पिछली जिंदगी में मुझे नुकसान पहुंचाया था, तो उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी। और उससे पहले मुझे उसे ये यकीन दिलाना था कि मैं सचमुच पुनर्जन्म लेकर आया हूँ, वरना वो मुझे सीधे पागलखाना भिजवा देती। इसलिए अगले 1 महीने तक मैं उसे लगातार पुनर्जन्म वाली कहानियां सुनाता रहा। मैं पूरे उत्साह से समझाता, लेकिन वो मेरी बात का मतलब ही कुछ और निकाल बैठी। एक दिन उसने कहा, अगर तुम्हें ऐसी कहानियां पसंद है तो मैं इनमें निवेश करके सीरीज बनवा सकती हूँ। मैंने सिर पकड़ लिया। मुझे नहीं, तुम्हें पसंद है या नहीं ये ज्यादा जरूरी है। वो बिना झिझक बोली, तुम्हें जो पसंद है मुझे भी वही पसंद है। मैंने तुरंत पूछा, अच्छा तो फिर बताओ तुम्हें इनमें सबसे अच्छा क्या लगा? इस बार वो चुप हो गई। पिछले कुछ समय में हमारे रिश्ते काफी बेहतर हो गए थे। वो मेरी लगभग हर बात मान लेती थी, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था जैसे हमारे बीच कोई अदृश्य दीवार अब भी खड़ी हो, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। मैंने कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठते हुए गंभीर स्वर में कहा, मुझे लगता है अब तुम्हें सच बता देना चाहिए। उसने भी चॉपस्टिक नीचे रख दी और पूरा ध्यान मेरी तरफ कर लिया। बोलो। मैंने गहरी सांस ली। दरअसल मेरी कहानी भी उन पुनर्जन्म वाली कहानियों जैसी है। मैं भी दोबारा जिंदगी जी रहा हूँ। मेरी बात खत्म होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने गौर से उसकी तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो हंसी रोकने की कोशिश कर रही हो। मैंने नाराज होकर कहा, देखा, मुझे पता था तुम यकीन नहीं करोगी। वो तुरंत बोली, नहीं, मैं यकीन करती हूँ, तुम आगे बताओ। अब जब शुरुआत कर ही दी थी तो मैंने सब कुछ बता दिया। पिछली जिंदगी की गलतफहमियां, हादसे, साजिशें, सब कुछ। शुरुआत में वो इसे किसी कहानी की तरह सुन रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे का भाव बदलने लगा। भौहें सिकुड़ गईं। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी कुछ बातें उसके लिए जानी पहचानी लग रही थीं। मैं आगे बोला, जिस आदमी ने बाद में मुझे नुकसान पहुंचाया था उसका सरनेम वांग था। वो कभी तुम्हारी कंपनी में काम करता था, फिर अलग होकर अपना बिजनेस शुरू कर लिया। हालांकि अभी तो 10 साल पहले की बात है, इसलिए मुझे नहीं पता वो इस वक्त कहाँ होगा। और एक बात, मैं कुछ पल रुका। मेरे चाचा भी इस पूरी साजिश में शामिल थे, इसलिए हमें आगे बहुत सावधान रहना होगा। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक फोन की तेज घंटी बज उठी। मैं और वो दोनों एक साथ स्क्रीन की तरफ देखने लगे। कॉलर का नाम देखकर मैं ठिठक गया। जो नरमी अभी तक थी वो पल भर में गायब हो गई। वो शांत स्वर में बोली, मैं बर्तन धोकर आती हूँ। फिर प्लेटें उठाकर रसोई की तरफ चली गईं। वही एहसास फिर लौट आया। वो मुझसे बच रही थी, या शायद अब भी डरती थी कि मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा। मैंने दांत भींचे फोन उठाया और उसके पीछे रसोई तक चला गया। फिर कॉल रिसीव करके स्पीकर ऑन कर दिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, शू, शायद ये मेरी आखिरी कॉल है। उसकी आवाज के साथ तेज हवा की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मेरा चेहरा बदल गया। क्या मतलब? तुम कहाँ हो? कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने जवाब दिया, कॉलेज बिल्डिंग की छत पर। फिर धीमे से बोली, याद है जिस दिन मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए थे? तुमने कहा था कि तुम्हारे परिवार ने भी तुम्हें कभी अपना नहीं माना, और फिर तुमने कहा था कि आगे से हम एक दूसरे का परिवार बनेंगे। उसकी आवाज भर्रा गई। उस दिन मैं इसी छत से कूदने वाली थी, लेकिन तुमने मुझे रोक लिया था। कुछ पल रुककर उसने कहा, अब तुम भी मुझे नहीं चाहते। ये सुनते ही मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मुझे लग रहा है कि अब जीने का कोई मतलब नहीं बचा। उसकी आवाज कानों में गूंजती रही। मैं घबरा कर उठा, जल्दी से जैकेट उठाई और पहनने लगा। लू झाओयाओ, कोई बेवकूफी मत करना, वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। कॉल कटते ही मैं मुड़ा, लेकिन वो अब भी सिंक के पास खड़ी थी, पीठ मेरी तरफ किए हुए। मैं सीधे उसके पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़ लिया। क्या कर रही हो? जल्दी जाओ और कपड़े बदल लो। वो मेरी तरफ मुड़ी और कुछ पल तक चुपचाप मुझे देखती रही। मैं अकेला जाऊंगा तो ठीक नहीं लगेगा। मैं शादीशुदा हूँ, याद है? मैंने बिना उसे बोलने का मौका दिए कहा। तुम्हारे पास 10 सेकंड है, एप्रन उतारो और चलो। मैं लोगों को मदद के लिए बुला रहा हूँ। उसने गहरी सांस ली। शायद उसे भी समझ आ गया था कि मामला गंभीर है। करीब 1 मिनट
मिनट बाद वो पूरी तरह तैयार होकर दरवाजे पर आ खड़ी हुई। मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। वाह, इतनी जल्दी! हम जल्दी से वहाँ पहुँचे। रेस्क्यू टीम पहले ही मौके पर पहुँच चुकी थी। उन्होंने मुझे साफ निर्देश दिया, अब उनसे फोन पर बात मत कीजिए। उन्हें अभी इस उम्मीद पर रोके रखना जरूरी है कि आप आ रहे हैं। जब तक वो शांत हैं, हमारे पास भीड़ हटाने और तैयारी करने का समय रहेगा। छत पर तेज हवा चल रही थी। रेस्क्यू टीम करीब 5 मीटर दूर खड़ी थी। कोई भी ज्यादा पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मुझे ऊपर ले जाया गया। एक अधिकारी ने धीमे से कहा, सर, वो सिर्फ आपसे मिलना चाहती हैं। कृपया कुछ देर उनका ध्यान बातचीत में लगाए रखिए। मैंने एक नजर उसकी तरफ डाली। हमारी नजरें मिली और उसने हल्के से सिर हिलाया। मैंने गहरी सांस ली और हल्के से उसका नाम पुकारा। वो हिली। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा। जली हुई त्वचा का निशान अब भी उसके चेहरे के एक हिस्से पर साफ दिखाई दे रहा था। मेरा दिल कस गया। सावधान, मैं अनायास बोल पड़ा। वो हल्का सा मुस्कुराई। तुम आ गए। उसे देखते ही मैं कुछ पल के लिए खो गया। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत समय बीत चुका हो। पिछली जिंदगी में गलतफहमियां दूर होने के बाद मैं और वो कई बार उससे मिलने गए थे, लेकिन हर मुलाकात में वो हमसे दूरी बनाकर रखती थी। बाद में कई तरह के खतरे मंडराने लगे। इस वजह से मैं घर से कम ही निकलता था। पिछली और इस जिंदगी को मिलाकर देखें तो शायद 1 साल से भी ज्यादा समय हो गया था उसे सामने देखे हुए। मैंने धीरे से कहा, लू झाओयाओ, पहले नीचे आ जाओ, ठीक है? लेकिन उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप मुझे देखती रही। फिर धीमे स्वर में बोली, सॉरी। उसकी नजर मेरे पीछे जा टिकी। कुछ पल बाद उसने फीकी मुस्कान के साथ कहा, तुम सही थे, गलती मेरी थी। शादी से पहले ही तुमने साफ कह दिया था कि हम सिर्फ परिवार की तरह रहेंगे। मैं ही ज्यादा उम्मीदें लगाने लगी थी। उसकी बातें सुनकर पुरानी यादें ताजा हो गईं। वो मुश्किल दिन जब हम एक दूसरे का सहारा बनकर खड़े रहे थे। जब मेरे चाचा ने मुझे घर से निकाल दिया था, तब वो तेज बारिश में रात भर मुझे ढूंढती रही थी। मुझे खाना देकर अपने साथ घर ले गई थी। उन यादों ने एक पल के लिए मेरा मन डगमगा दिया। क्या सच में वो सब कुछ करने वाली इंसान हो सकती थी? तभी उसकी आवाज फिर सुनाई दी, तुमने वादा किया था कि हर साल मेरा जन्मदिन मेरे साथ मनाओगे। एक बार मेरे लिए हैप्पी बर्थडे गा दो, फिर मैं नीचे आ जाऊंगी। मैंने तुरंत सिर हिलाया, ठीक है, और गाना शुरू कर दिया। लेकिन गाते हुए अचानक मुझे एक बात याद आई। आज तक मैंने उसके लिए कभी जन्मदिन का गाना नहीं गाया था। मन ही मन तय कर लिया कि घर लौटते ही सबसे पहले उसकी कमी पूरी करूंगा। शायद मेरा ध्यान बट गया था, क्योंकि अगले ही पल लू झाओयाओ धीरे धीरे खड़ी हो गई और मेरी तरफ मुड़कर देखने लगी। वो हल्का सा मुस्कुराई, थैंक यू, कई सालों बाद तुम्हें गाते हुए सुना है। कुछ पल रुककर उसने पूछा, क्या मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछ सकती हूँ? पूछो, उसने धीरे से कहा। क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? मैं लंबे समय तक चुप रहा, फिर जवाब दिया, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, लेकिन चलो पहले यहाँ से नीचे चलते हैं। उसने मेरी बात का सीधा जवाब नहीं दिया, बस दूर खड़ी उसकी तरफ देखा, फिर मेरी ओर मुस्कुरा दी। शिव, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसके बाद अचानक हालात बिगड़ गए। मेरे दिमाग ने कुछ पल के लिए काम करना बंद कर दिया। जब सब शांत हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि एक भयानक घटना हो चुकी थी। मैं वहीं जड़ होकर बैठ गया। हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे और शरीर कांप रहा था। मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं उसे गलत समझता रहा? क्या मेरी दूरी ने उसे इस मुकाम तक पहुंचा दिया? अपराध बोध सीने पर भारी पत्थर की तरह बैठ गया। तभी किसी ने मुझे कसकर गले लगा लिया। मैंने उसके कपड़े का किनारा पकड़ लिया, जैसे डूबता हुआ इंसान सहारे को पकड़ता है। मेरी आवाज कांप रही थी। शायद मेरी वजह से ये सब हुआ। उसने मुझे और मजबूती से थाम लिया। मैं यही हूँ, सब ठीक है, डरो मत। मैं कांपती आवाज में कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द ही नहीं मिल रहे थे। मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता कि क्या करना चाहिए था। मेरी बातें बिखर चुकी थीं। सॉरी। उसने तुरंत मुझे और कसकर थाम लिया। वो मरी नहीं है, घबराओ मत। मेरी पीठ थपथपाते हुए उसने धीरे से कहा, नीचे एयर कुशन लगाया गया था, उसे सुरक्षित पकड़ लिया गया है, वो ठीक है। ये सुनते ही मैंने आंखें बंद कर ली। रुके हुए आंसू आखिर बह निकले। मुझे इस हालत में देखकर वो कुछ पल चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, उसे सिर्फ हल्की चोटें आई हैं, अस्पताल ले गए हैं। अगर तुम मिलना चाहते हो तो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ सकती हूँ। लेकिन मैंने मना कर दिया। इसके बाद हम दोनों वापस कार में आकर बैठ गए। बाहर रेस्क्यू टीम धीरे धीरे अपना सामान समेट रही थी। पूरा शरीर थकान से टूट रहा था। कुछ देर की चुप्पी के बाद मैंने कहा, यहाँ आने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता था। मुझे शक है कि लू झाओयाओ भी उस मामले में शामिल हो सकती है। वो कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर अचानक पूछ बैठी, और अगर ऐसा न हो तो? अगर वो पूरी तरह बेगुनाह निकले तो तुम उसे चुनोगे या मुझे? उसका सवाल सुनकर मैं पहली बार सचमुच सहज हो गया, क्योंकि आखिरकार उसने अपने दिल की बात कह दी थी। मैं उसकी तरफ मुड़ा और गंभीरता से बोला, तुम्हें याद है जब वो इंडस्ट्री में नई नई आई थी, तब हमारी पहचान भी नहीं हुई थी। उस वक्त तक मैं उससे अलग हो चुका था। उसकी शोहरत बढ़ती गई और जब मेरी तुमसे शादी हुई तब हमारे ब्रेकअप को 1 साल से भी ज्यादा हो चुका था। मैं कुछ पल रुका। हाँ, शुरुआत में मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था, ठीक वैसे ही जैसे अपने चाचा को नहीं करता था। मुझे उन लोगों से नफरत थी जो मेरी जिंदगी में जबरदस्ती दखल देते थे। और उसी दौरान लू झाओयाओ का एक्सीडेंट भी हो गया। जिस गाड़ी का नाम सामने आया उसका संबंध तुम्हारी कंपनी से था, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें भी उन्हीं लोगों जैसा मान लिया। मेरी बात खत्म होते ही उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया, फिर अपराध बोध से बोली, सॉरी, शायद उस समय मैंने भी कई चीजें ठीक से नहीं संभाली। मैं तुरंत हंस पड़ा, अरे नहीं, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि गलती मेरे चाचा की थी, तुमने क्या गलत किया था। फिर मजाक में उसकी उंगलियां दबाते हुए बोला, और सुनो, अगर कोई तुम्हें बुरा कहेगा तो सबसे पहले मैं उससे लड़ने पहुंचूंगा। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, थैंक यू। मैं मुस्कुराया, किस बात के लिए? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, पहली बार किसी ने मेरा पक्ष लिया है, पहली बार किसी ने बिना शर्त मेरा साथ दिया है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में फिर से कसक उठी। उसकी जिंदगी में हमेशा बहुत कम लोग थे जो उसके लिए खड़े हुए हों। उसने मेरी उंगलियां और कसकर थाम ली, फिर बेहद गंभीरता से पूछा, एक बात
बताओ, तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ? मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर हंस पड़ा। एक बार तुम शराब पीकर घर लौटी थी, आते ही तुम्हारा पैर उस ऊनी स्कार्फ पर पड़ गया जो मैं कुत्ते के लिए बुन रहा था, और फिर आधी रात को तुम फर्श पर बैठकर उसे ठीक करने लगी। मैं तुम्हें सोने के लिए कहता रहा, लेकिन तुमने कहा कि अगर स्कार्फ नहीं होगा तो सर्दियों में उसे ठंड लग जाएगी। उसी दिन मुझे लगा, जो इंसान एक छोटे से जानवर की ठंड की चिंता कर सकता है, वो शायद इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि किसी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाए। मैं थोड़ा रुका, कुछ बातें अब तक मैंने उससे नहीं कही थी। और एक बात और थी, एक रात मैं पानी पीने उठा था, तब मैंने तुम्हें नींद में बड़बड़ाते सुना। वो चौंक गई। मैं हल्का सा मुस्कुराया। तुम कह रही थी, फोंग शू, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि उसके भीतर भी कितना अकेलापन छिपा है। वो बाहर से चाहे कितनी मजबूत क्यों न दिखे, लेकिन अंदर से उतनी ही टूटी हुई थी, जैसे पूरी दुनिया में उसका कोई अपना ही न हो। ये कहते कहते मेरा दिल भी भारी हो गया। वो मेरी बात बड़े ध्यान से सुन रही थी, फिर अचानक पूछ बैठी, तो हमारे घर में भी एक कुत्ता होगा? मैं हंस पड़ा। मेरे जन्मदिन पर तुमने मुझे गिफ्ट किया था। तुमने कहा था कि काम में इतनी व्यस्त रहती हो कि अक्सर घर नहीं आ पाती, इसलिए उसे मेरा साथी बनाकर लाई थी। ये कहते हुए मैं उंगलियों पर हिसाब लगाने लगा। अगर समय के हिसाब से देखें तो अभी वो कहीं न कहीं एक छोटा सा पिल्ला होगा। हमारा कुत्ता बहुत स्मार्ट था, जो भी सिखाओ तुरंत सीख जाता था। कभी कभी तो मुझे लगता था कि उसने पुनर्जन्म से पहले यादें भुलाने वाला सूप ही नहीं पिया। इतना कहते कहते मैं अचानक रुक गया। वो चौंक गई। क्या हुआ? मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। लू झाओयाओ, वो भी मेरी तरह है। वो कुछ समझ नहीं पाई। क्या मतलब? मैंने तेजी से कहा। छत पर कूदने से पहले उसने कहा था कि कई सालों बाद उसने मुझे उसके लिए जन्मदिन का गाना गाते सुना है, लेकिन पिछले साल ही तो मैंने उसके जन्मदिन पर गाया था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और अगले ही पल उसे भी बात समझ आ गई। तुम कहना चाहते हो? मैंने सिर हिलाया। अगर उसकी बात सही है तो उसके हिसाब से उस जन्मदिन के बाद कई साल गुजर चुके थे, और ऐसा तभी हो सकता है जब उसे भी पिछली जिंदगी की यादें हों। कार में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी थीं। अगले ही पल हमने बिना देर किए अस्पताल का रुख किया, लेकिन वहां पहुंचकर जो पता चला उसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। डॉक्टर ने बताया कि लू झाओयाओ को कोई पहले ही डिस्चार्ज कराकर ले जा चुका है। हमने और जानकारी पूछने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने बताने से मना कर दिया। इस हालात में ये मानना मुश्किल था कि उसका उस पूरे मामले से कोई संबंध नहीं था। वापसी के रास्ते में मैं लगातार एक ही बात सोचता रहा। कुछ देर बाद मैंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या उसने जानबूझकर छलांग लगाई थी? वो गाड़ी चलाते हुए कुछ पल चुप रही, फिर स्टीयरिंग पर उंगलियां थपथपाते हुए बोली, आमतौर पर ऐसी जगहों पर रेस्क्यू टीम पहले से एयर कुशन लगा देती है। अगर मैं उसकी जगह होती और पूरी तैयारी देख लेती तो मुझे यकीन होता कि जान नहीं जाएगी। मैं सोच में पड़ गया। तो फिर उसके मन में क्या चल रहा होगा? इस बार उसने बिना झिझक जवाब दिया, तुम्हारी सहानुभूति हासिल करना, ताकि तुम फिर से उसकी तरफ झुक जाओ। उसके लहजे में हल्की सी जलन साफ महसूस हो रही थी। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, फिर पूरी गंभीरता से सिर हिलाया। लगता है तुम इस मामले को अच्छी तरह समझती हो। वो मेरी तरफ देखे बिना बोली, औरतें औरतों को सबसे अच्छी तरह समझती हैं। मैंने आगे कुछ नहीं कहा, बस खिड़की के बाहर देखते हुए सोच में डूब गया। अब जबकि हमें 10 साल पहले ही सच का अंदाजा हो गया था, तो शायद आने वाली कई मुसीबतों को रोका जा सकता था। लेकिन जैसे ही मुझे पिछली जिंदगी की उसकी हर कुर्बानी याद आती, दिल फिर से भारी हो जाता। घर पहुंचते पहुंचते काफी रात हो चुकी थी। लिविंग रूम अंधेरे में डूबा हुआ था। जैसे ही वो लाइट ऑन करने वाली थी, मैं अचानक उसके पास पहुंच गया और उसे सोफे पर बैठा दिया। वो थोड़ा चौंकी। मैं उसके करीब झुककर धीमे से बोला, एक बात कहनी है क्या? मैं मुस्कुराया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो एक पल के लिए चुप रह गई, फिर नजरें फेरते हुए बोली, पहले थोड़ा शांत हो जाओ। मैं हंस पड़ा। इतनी मुश्किल से तो ये बात कह पाया हूँ और तुम मुझे रोक रही हो? और बार बार वही शब्द दोहराने लगा। मैं साफ महसूस कर सकता था कि उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थीं। मुझे उसे छेड़ने में मजा आने लगा। आखिरकार उसने लंबी सांस ली और बेबस होकर मुस्कुरा दी। तुम वाकई नहीं मानोगे, है ना? फिर उसने मेरे सिर पर हल्की सी थपकी दी। इतनी देर से भाग दौड़ कर रहे हो, भूख नहीं लगी? मैंने तुरंत जवाब दिया, लगी है। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा कुछ और चाहिए। मैंने जानबूझकर कहा। वो तुरंत बोली, भूख लगी है तो खाना खाओ। लेकिन मेरे बार बार इशारे करने के बावजूद वो अनजान बनने की कोशिश करती रही। आखिर मैं हार मानने वाला था। तभी उसने मेरा हाथ थाम लिया और कुछ देर तक चुपचाप मुझे देखती रही। आखिरकार उसने धीमे से सिर हिलाया। मैं तुम्हें पहले भी मौका दे चुकी हूँ, लेकिन इस बार के बाद अगर तुम फिर मुझे छोड़कर जाने की सोचोगे तो मैं मानने वाली नहीं हूँ। उसकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि मैं भी कुछ पल के लिए चुप हो गया। मैंने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। ठीक है, तुम्हारा हूँ, पूरा का पूरा तुम्हारा। रात काफी हो चुकी थी। नहाने के बाद मैं बिस्तर पर लेटते ही नींद से बेहाल हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने आंखें बंद की वो फिर मेरे पास आ बैठी। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने अचानक पूछा, याद है शादी के बाद तुमने मेरे साथ फिल्म देखने का वादा किया था, लेकिन अगले ही दिन पेट दर्द का बहाना बनाकर अस्पताल चले गए थे। क्या तुम उससे मिलने गए थे? मैं एक पल के लिए ठिठक गया। वो घटना काफी पुरानी थी। मैंने याद करने की कोशिश की। उस दिन तो मुझे पेट का इन्फेक्शन हुआ था, अस्पताल में ड्रिप लगवाई और वापस घर आकर सो गया था। उसका उस लड़की से कोई संबंध नहीं था, लेकिन उसके लहजे में कुछ ऐसा था कि मेरी पूरी नींद उड़ गई। मेरी चुप्पी देखकर उसका चेहरा उतर गया। सॉरी, रुको। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। पहले माफी मत मांगो, मैं नाराज नहीं हूँ। मुझे बस एक बात समझनी है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं उससे मिलने गया था? तुम तो मेरी पूरी लोकेशन पता कर सकती थी। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने सच बता दिया। मैंने उसकी पोस्ट देखी थी। मैं हैरान रह गया, लेकिन वो तो ऐसी चीजें पोस्ट ही नहीं करती थी। दोनों को एक साथ शक हुआ। उसने तुरंत अपना फोन मुझे दे दिया। मैंने जल्दी से उसका प्रोफाइल खोला। मैंने पोस्ट पढ़ी और अगले ही पल मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। आज शिव ने कहा कि वो मेरा जन्मदिन मेरे साथ मनाएगा। 9 अगस्त अपने प्यार का शुक्रिया। 1 अगस्त आज फिर शिव के हाथ का खाना खाया।
खाया वही पुराना स्वाद, एक के बाद एक पोस्ट, और हर पोस्ट में मेरा जिक्र था। लेकिन समस्या ये थी कि इनमें से ज्यादातर बातें कभी हुई ही नहीं थी। मैंने तेजी से नीचे स्क्रॉल किया, जितना पढ़ता गया चेहरा उतना ही गंभीर होता गया। वो पोस्ट ऐसे लिखी गई थी मानो हम दोनों अब भी एक रिश्ते में हों। मैं घबराकर पुरानी पोस्ट स्क्रॉल करने लगा, तेजी से नीचे जाता गया, जब तक कि 6 महीने पुरानी एक पोस्ट पर न पहुंच गया। फिल्म रिलीज हो गई, अब बस शू के आने का इंतजार है। वो तारीख वही थी जिस दिन मैं घर पर ही था। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और उसका प्रोफाइल खोला, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। उसकी प्रोफाइल मेरे लिए बिल्कुल खाली थी। शादी के बाद से हमारा संपर्क बहुत कम हो गया था। उसे सिर्फ एक पुराने दोस्त की तरह देखता था, लेकिन अब लग रहा था कि वो चुपचाप हमारी जिंदगी में दखल देती रही थी। ये सोचकर मेरा सिर दर्द से भर गया। मैंने उसकी तरफ देखा और तुमने इस पर यकीन कर लिया, इन पोस्ट्स में मेरी एक भी फोटो नहीं है। वो कुछ देर तक मेरे फोन की स्क्रीन देखती रही, फिर धीमे से बोली, मेरे पास यकीन न करने की हिम्मत नहीं थी। उसने बार बार वो प्रोफाइल खोली और बंद की। आवाज बेहद धीमी थी। मुझे डर था कि अगर मैं किसी से जांच करवाऊं और सच में पता चल जाए कि तुम उसके साथ फिल्म देखने गए थे तो मैं शायद सह नहीं पाऊंगी, इसलिए मैंने जानना ही नहीं चाहा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल कस गया, गुस्सा भी आ रहा था और दर्द भी। मैं तुरंत बोल पड़ा, तुम मुझसे पूछ तो सकती थी, लेकिन बात बीच में ही रुक गई, क्योंकि अगले ही पल मुझे पुराना में याद आ गया। ये सोचते ही मेरे भीतर अपराध बोध उमड़ पड़ा। मैंने बिना कुछ कहे उसे कसकर गले लगा लिया, फिर धीरे से फुसफुसाया, मेरी गलती थी, सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, अब से मैं कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। मेरी आवाज में भरा अपराध बोध महसूस करके वो हल्के से मुस्कुराई, फिर मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारा गुस्सा करना भी पसंद है, कम से कम उससे पता चलता है कि तुम्हें मेरी परवाह है। वो कुछ पल रुकी, फिर धीमे स्वर में बोली, बस एक बात, दोबारा कभी मत कहना कि तुम मुझे छोड़ दोगे। उस रात हमारे बीच बची आखिरी दूरी भी खत्म हो गई, लेकिन कुछ दिन शांति से बीतने के बाद मुझे एक नई समस्या दिखने लगी। उसे काम की इतनी आदत थी कि एक दिन ऑफिस न जाए तो बेचैन हो जाती थी। आखिर एक दिन मेरा सब्र टूट गया। तुम खुद को थकाकर मारना चाहती हो क्या? क्या चाहती हो तुम्हारी कंपनी तुम्हें सबसे मेहनती कर्मचारी का सम्मान दे? वो बेबस होकर मुस्कुराई, इतनी भी बुरी हालत नहीं है, मैं संभाल सकती हूँ। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। पिछली रात उसे तेज बुखार हो गया था। मुझे फैमिली डॉक्टर को बुलाना पड़ा। काफी मुश्किल से दवा खिलाई गई। सुबह होने तक जाकर उसका बुखार उतरा। मैंने उसके लिए हल्का खाना भी लिखकर रख दिया था ताकि उठते ही खा सके, लेकिन सुबह 8 बजे ही वो ऑफिस निकल गई। शायद पिछली जिंदगी की घटनाओं की वजह से मैं उसकी सुरक्षा और सेहत को लेकर जरूरत से ज्यादा सतर्क हो गया था। नाश्ता करने के बाद मैं उसके लिए गर्म दलिया पैक करके सीधे ऑफिस पहुंच गया। जैसे ही मैं अंदर गया, उसकी सेक्रेटरी मुझे देखकर तुरंत अपनी सीट से खड़ी हो गई। मैडम फिलहाल किसी से नहीं मिल सकती। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लेता हूँ। इतना कहकर मैं बाहर रखे सोफे पर बैठ गया और फोन चलाने लगा। कुछ देर बाद अंदर से उसकी आवाज सुनाई देने लगी, मैं तुम्हें पहले ही मौका दे चुकी हूँ, गलती तुम्हारी थी कि तुमने उसका फायदा नहीं उठाया। दूसरी तरफ से किसी आदमी की गुस्से भरी आवाज आई, लेकिन गलती तो मेरी नहीं थी। वो शांत स्वर में बोली, तो क्या आप ये सब करके गलत कर रही हैं? इस बार उसका जवाब और भी ठंडा था, मैं बिजनेस करती हूँ, मैं लोगों से बहस नहीं करती। मैं बड़ी दिलचस्पी से ये सब सुन रहा था, लेकिन सेक्रेटरी की हालत खराब हो चुकी थी। तभी अचानक ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला। एक गुस्से से भरा अधेड़ आदमी बाहर निकला। जाने से पहले उसकी नजर मुझ पर पड़ी और उसी पल में ठिठक गया, क्योंकि मैं उस चेहरे को पहचानता था। वो वही आदमी था जिसने पिछली जिंदगी में मेरा अपहरण किया था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन मैं कुछ कर पाता उससे पहले सेक्रेटरी लगभग चिल्ला पड़ी, मैडम आपके पति आ गए हैं। उसकी आवाज से मेरा ध्यान टूटा। मैंने उस आदमी की दूर जाती पीठ पर आखिरी नजर डाली और खाना लेकर अंदर चला गया। वो खिड़की के पास बैठी थी। मेरे कदमों की आहट सुनकर उसने सिर उठाया। चेहरे पर तुरंत नरम मुस्कान आ गई। मैं दोपहर तक घर आ जाती। मैंने टिफिन मेज पर रखते हुए पूछा, अभी जो आदमी बाहर निकला? वो समझी कि मैं उसके गुस्से की बात कर रहा हूँ। तुरंत बोली, क्या मैं डरावनी लग रही थी? सॉरी, अगली बार थोड़ा नरमी से बात करूंगी। मैंने सिर हिलाया, नहीं, बात वो नहीं है। फिर गंभीर होकर उसकी तरफ देखा। याद है मैंने जिस आदमी का जिक्र किया था, जिसने पिछली जिंदगी में मेरा अपहरण किया था, वो अभी अभी यहीं से निकला है। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा, समझ गई, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैंने राहत की सांस ली। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। फिर टिफिन उसकी ओर बढ़ाया, मैंने खुद बनाया है, चख के देखो। वो चुपचाप खाने लगी और मैं सामने बैठकर उसे देखता रहा। शायद इसलिए कि पिछली जिंदगी में ऐसे पल बहुत कम मिले थे। कुछ देर बाद उसने नजर उठाई, इतनी देर से मुझे क्यों देख रहे हो? फिर मुस्कुराकर बोली, क्या मेरे साथ खाना है? मैंने तुरंत सिर हिला दिया, नहीं, लेकिन मेरी नजरें फिर भी उस पर से हट नहीं रही थी। मैं कुछ देर झिझकता रहा, कई बार बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। वो मेरी हालत देखकर बोली, क्या हुआ, कुछ चाहिए? अगर कुछ खरीदना है तो कार्ड इस्तेमाल कर लो, या फिर मैं काम के बाद तुम्हारे साथ चलूंगी। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, वो क्या तुम मुझसे हमेशा इसी आवाज में बात कर सकती हो? वो कुछ सेकंड मुझे देखती रही। क्या? मेरे कान तक लाल हो गए। आखिर मैंने शर्माते हुए कहा, मुझे ये बहुत पसंद है। कमरे में कुछ पल सन्नाटा रहा। मुझे अपनी पुरानी अजीब हरकतें याद आने लगी और खुद पर शर्म आने लगी। वो चुपचाप खाना खत्म
खत्म करती रही, फिर मुस्कुरा दी। मैं और भी शर्मिंदा हो गया। हंसो मत, जो मैंने कहा वो भूल जाओ। उसने सिर हिलाया। नहीं भूल सकती। फिर नरमी से बोली, तुम्हारी कोई भी बात ठुकराना मेरे लिए मुश्किल है। बस उसके बाद मैं लाल कानों के साथ लगभग भागता हुआ ऑफिस से बाहर निकल गया। इतने सालों बाद पहली बार हमारा रिश्ता सच में प्यार जैसा लग रहा था। कुछ ही दिनों में उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल मेरी तस्वीरों से भर गई। कभी बिगड़ी हुई रेसिपियां, कभी धुंधली कपल फोटो, तो कभी ऐसे कैप्शन जिन्हें पढ़कर मुझे खुद शर्मा जाए। आखिर वो एक दिन गंभीर होकर बोली, वैसे मेरे कुछ दोस्त भी हैं। मतलब साफ था मेरी हरकतें उसकी इमेज के लिए थोड़ी शर्मनाक हो रही थी, लेकिन मुझे इतना खुश देखकर उसने आखिरकार हार मान ली और लोगों की छेड़छाड़ भी मुस्कुराकर सहने लगी। धीरे धीरे लू झाओयाओ का नाम हमारी जिंदगी से गायब होने लगा। कभी स्कूल से लौटते बच्चों को देखकर पुरानी बातें याद आ जाती, लेकिन न जाने क्यों मुझे हमेशा लगता था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उधर वो पहले से भी ज्यादा व्यस्त हो गई थी। सुबह जल्दी निकलती और देर रात लौटती। कई बार उसका इंतजार करते हुए मुझे पिछली जिंदगी याद आ जाती, जब वो हमेशा काम में डूबी रहती थी। उस रात भी घड़ी में 12 बज चुके थे। बटलर ने कहा, सर अब आपको सो जाना चाहिए। मैं कालीन पर पालथी मारकर बैठा था। मेरे आसपास दिन भर में खरीदी हुई नई चीजों का ढेर लगा था। मैंने सिर हिलाया। थोड़ी देर और इंतजार कर लेता हूँ। आज न जाने क्यों बस उसका इंतजार करने का मन कर रहा था। दिन में मैं मॉल गया था और उसके लिए सर्दियों के कुछ नए कपड़े खरीदे थे। जब उन्हें अलमारी में रख रहा था, तभी जैकेट की जेब से फोन के वाइब्रेट होने की आवाज आई। फोन निकाल कर देखा, एक ईमेल आया था। मैंने उसकी फोटो खींचकर उसे मैसेज भेजा, वाह मैडम, एक ऐसा फोन भी है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। वो मेरी ऐसी अजीब मजाकिया हरकतों की आदी हो चुकी थी। उसका तुरंत जवाब आया, ऑफिस वाला फोन है, गलती से घर पर रह गया, जरा देख लेना। मैं हंसते हुए बोला, कहीं किसी का लव लेटर तो नहीं है। जैसे ही ईमेल खोला, स्क्रीन पर एक मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। नाम पढ़ते ही मैं चौंक गया, लू चेंगहुआ, लू झाओयाओ के पिता। रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोट का जिक्र था, मानो किसी भारी चीज से वार किया गया हो। मैं नीचे स्क्रॉल करने लगा और अगले ही पल रिपोर्ट पर नजर पड़ी। कारण लिखा था वर्कप्लेस एक्सीडेंट। मैं बुदबुदाया, कितना दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। तभी उसका मैसेज आया, ठीक है अब फोन रख दो, मैं थोड़ी देर में घर पहुंच रही हूँ। मैं तुरंत बोला, अभी तो कह रही थी जो चाहो देख लो। कितनी कंजूस हो। उसकी हल्की हंसी सुनाई दी। देखने लायक कुछ नहीं है। कॉल कटने के बाद मैंने फोन रख दिया, फिर नई खरीदी हुई ड्रेस की पैकिंग करने लगा। मैं उसे एक सरप्राइज देना चाहता था। जब मेरे दोस्त यान जियान को इसके बारे में पता चला तो उसने फोन पर फिर से मुझे छेड़ना शुरू कर दिया। इतना प्यार भी अच्छा नहीं होता, कहीं सच में दिल तो नहीं बदल गया। मैं हंस पड़ा, मेरी वाली सबसे अच्छी है। पहले मेरी ही आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था। वो तुरंत बोला, ठीक है, ये बता मेरे साथ स्टूडियो कब खोल रहा है? पता है ना, तेरे डिजाइन की एक एक ड्राइंग के लिए लोग लाइन लगाए बैठे हैं। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। अभी थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, घर पर रहते हुए भी मैं तुम्हें डिजाइन भेज सकता हूँ। वो तुरंत छेड़ने लगा, वाह अब तो बस अपनी मैडम के साथ ही रहना है तुम्हें। मैं मुस्कुरा दिया। सच तो ये था कि मैं उसके साथ थोड़ा और समय बिताना चाहता था। अगर इस बार भी किस्मत ने पिछली जिंदगी जैसा खेल खेल दिया तो हर दिन पहले से ज्यादा कीमती था। उस रात वो हमेशा की तरह देर से घर लौटी। मैं सोफे के कोने में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। दरवाजा खुला, उसने धीरे से पुकारा, फांगशु, लेकिन मैंने जानबूझकर कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप उसके पीछे पहुंचा और अचानक उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। वो चौंकी जरूर, लेकिन मुझे पहचानते ही शांत हो गई। मैंने उसे बाहों में भरते हुए पूछा, तुम डरी नहीं? वो मुस्कुराई, तुम्हारी परछाई देख ली थी। फिर बोली, अब बताओ क्या चल रहा है? मैंने उसका हाथ पकड़ा, चलो बेडरूम में, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो मेरे साथ अंदर आ गई। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा गिफ्ट बॉक्स रखा था। ये क्या है? उसने पूछा। मैं थोड़ा झेप गया। तुम्हारा लेट बर्थडे गिफ्ट। इस साल जन्मदिन पर कुछ खास नहीं कर पाया था, इसलिए ये अपनी डिजाइन की कमाई से खरीदा है। खोलकर देखो। उसकी आंखों में नरमी आ गई। ठीक है और धन्यवाद फांगशु। लेकिन गिफ्ट खोलने से पहले ही वो रुक गई। कुछ पल सोचने के बाद गंभीर होकर बोली, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं मुस्कुराया। बोलो। उसने मेरी तरफ देखा। शायद हमें कुछ समय के लिए अलग रहना पड़े। उसकी बात सुनकर मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रह गया। फिर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। क्या तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो? वो कुछ कहती, उससे पहले ही मैं अचानक खड़ा हो गया। समझ गया, मैं अपना सामान पैक कर लेता हूँ। फांगशु, पहले मेरी बात पूरी सुन लो प्लीज। मैंने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब समझता हूँ। फिर मैं एक सांस में बोलता चला गया, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था। शादी के बाद तुम्हें मुसीबत कहा, मूवी थिएटर के बाहर घंटों इंतजार करवाया, और ये जानते हुए कि तुम्हें सफाई पसंद है, तुम्हारी सफेद ड्रेस भी खराब कर दी। ये सब मेरी गलती थी। वो कुछ पल मुझे देखती रही, फिर माथा पकड़ लिया। तुम सच में बच्चे हो क्या? मैंने फिर सफाई दी। मोटिवेशनल किताबों में लिखा था कि सामने वाले की कमजोर जगह पर वार करना चाहिए, इसलिए। इससे पहले कि मैं और कुछ बोलता उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। बस अब मेरी बात सुनो। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। तुम्हें मेरे साथ एक नाटक करना होगा। मैं चौंक गया। कैसा नाटक? वो बोली, लू चेंगहुई, लू झाओयाओ के पिता, जिस रिपोर्ट में उनकी मौत को निर्माण स्थल का हादसा बताया गया था, वो प्रोजेक्ट कई साल पहले तुम्हारे चाचा और मेरे पिता की साझेदारी में चल रहा था। ये सुनते ही मेरे दिमाग में एक पुरानी याद कौंध गई। उस दिन लू झाओयाओ छत पर खड़ी थी और मैं उसे नीचे आने के लिए मना रहा था। मैंने ऊपर देखकर आवाज लगाई थी, लू झाओयाओ तुम वहाँ क्या कर रही हो? वो मुड़ी तो उसकी आंखों में सिर्फ निराशा थी। मेरे घर वाले चले गए हैं, अब मेरा कोई परिवार नहीं बचा। उसकी बात सुनकर मैं उसके पास गया, उसे एक आइसक्रीम दी और मुस्कुराकर कहा, मेरे पास भी कोई परिवार नहीं है, तो मुझे ही अपना परिवार मान लो। वो चुपचाप मुझे देखती रही। मैंने हंसते हुए कहा, मेरे चाचा को तो बस इतना पता है कि मैं मुसीबत खड़ी करता हूँ,
कुछ पल बाद उसने पूछा, तुम्हारे चाचा का नाम क्या है? फांग मिंग। नाम सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। फांग ग्रुप वाले फांग मिंग। मेरे सिर हिलाते ही उसने मुझे देर तक देखा और गंभीर स्वर में कहा, चिंता मत करो, आगे से मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। कई साल बाद मुझे उस नजर का मतलब समझ आया। शायद मेरी पहचान जानने से पहले वो सच में मुझे अपना परिवार मानना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि मैं फांग परिवार से जुड़ा हूँ, उसे अपने बदले का रास्ता दिखाई दे गया। मैं यादों में खोया था कि तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। फांगशु, मैं देख सकती हूँ कि वो तुमसे सच में प्यार करती थी, और अगर पिछली जिंदगी में जो हुआ उसमें उसका भी हाथ था, तो शायद वजह मैं थी। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली, तुमने मुझे चुना था और शायद वो इसे कभी स्वीकार नहीं कर पाई। उसने मेरी उंगलियां कसकर थाम ली। इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ बांधकर नहीं रखना चाहती। तुम्हारा फांग परिवार से कोई खास रिश्ता नहीं है और वो ये जानती है। अगर तुम मुझसे दूर हो जाओ तो आगे का खतरा मैं अकेले संभाल लूंगी। मैंने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर धीरे धीरे सिर हिलाया। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, उसने शांत स्वर में कहा। मेरी बात मानो। मैंने तुरंत जवाब दिया, नहीं मानूंगा। मैंने उसकी उंगलियां और कसकर पकड़ ली। मैं तलाक नहीं दूंगा। मेरी जिद देखकर वो चुप रही। मैं मुस्कुराया। पिछली जिंदगी में तो हमारे बच्चे भी होने वाले थे, बस हम उसे इस दुनिया में आते नहीं देख पाए। मेरी बात सुनते ही वो अचानक चुप हो गई। मैंने मौका देखकर कहा, क्या पता इस बार भी? वो तुरंत बोली, फांगशु, लेकिन मैंने उसकी बात काट दी। मैं तुम्हारे साथ ये नाटक करने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, तलाक नहीं होगा। कुछ हफ्तों बाद मीडिया में खबर फैल गई, मशहूर बिजनेस वुमन और उनके पति के रिश्ते में दरार। उसी दिन विला छोड़ते हुए मेरे सामान की तस्वीरें भी वायरल हो गईं। मैं यांग जियान के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। मुझे देखते ही वो खुश हो गया। वाह, आखिरकार तुम्हें समझ आ गया। अब मेरे साथ काम करोगे और करियर बनाओगे। मैंने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, प्यार व्यार सब झूठ है। वो तुरंत पास आकर बैठ गया। अरे, कुछ दिन पहले तक तो बेबी बेबी कर रहे थे, बताओ हुआ क्या? उसकी आंखों में गॉसिप की चमक साफ थी। मैंने लंबी सांस ली और गंभीरता से कहा, मैंने उसकी चादर पर दाग लगा दिया था। यांग जियान कुछ सेकंड तक पलके झपकाता रह गया। बस, और इस वजह से तलाक हो गया? बस इतनी सी बात? यांग जियान अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था। फिर उसने पूछा, चलो अब आगे क्या प्लान है? मैंने कंधे उचका दिए, कोई प्लान नहीं, अब अकेले ही जिंदगी काटनी है। तीसरे दिन चाचा का फोन आया, शियाओ शू, कल शाम घर आ जाना। मैं पौधों को पानी देते हुए बोला, चाचा, अचानक मेरी याद कैसे आ गई? वो हंस पड़े, अरे तुम्हारा तलाक हो गया है, हम भी तो परिवार वाले हैं, कल घर पर पार्टी है, सोचा तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता देख लें। मैं मुस्कुराया, आपकी खबरें तो बड़ी तेज चलती हैं, तो आ रहे हो या नहीं? उन्होंने पूछा, जरूर, समय पर पहुंच जाऊंगा। कॉल कटते ही यांग जियान बोला, तुम्हारा तो परिवार से सालों पहले रिश्ता टूट चुका है, फिर क्यों जा रहे हो? मैंने शांत स्वर में कहा, कुछ लोग खून का रिश्ता टूटने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। मैं ना जाऊं तब भी वो मुझे नुकसान पहुंचाने का मौका ढूंढेंगे। अगली शाम मैं फांग परिवार की हवेली पहुंच गया। अंदर कदम रखते ही कई नजरें मेरी तरफ उठ गईं और धीमी फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। मैं बिना ध्यान दिए आगे बढ़ता रहा। तभी हॉल के एक कोने से जानी पहचानी आवाज आई, काफी समय हो गया मिले हुए। मैंने उधर देखा, भीड़ के बीच वो खड़ी थी, हाथ में वाइन ग्लास लिए। हमारी नजरें मिली और अचानक लगा जैसे आसपास का सारा शोर गायब हो गया हो। वो हमेशा की तरह सबसे अलग नजर आ रही थी, आत्मविश्वास, रुतबा और शालीनता से भरी हुई। तलाक की खबर फैलने के बाद न जाने कितने लोग उसके करीब आने की कोशिश कर रहे थे और आज भी लोग उसे चारों तरफ से घेरे हुए थे। लेकिन जैसे ही सबने मुझे देखा, बातचीत की आवाजें धीमी पड़ने लगी। कुछ लोग तो खुलकर तमाशा देखने लगे। तभी किसी ने मुस्कुराकर कहा, शेन जोंग, इतने दिनों बाद मिले हैं, क्यों न पहले पुरानी बातें कर लें? उसने मेरी तरफ एक ठंडी नजर डाली और सपाट स्वर में बोली, जरूरत नहीं, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये कहकर उसने नजरें हटा ली। मैं मन ही मन उसकी एक्टिंग की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। अगले ही पल मैंने वेटर की ट्रे से शैंपेन का गिलास उठाया और उसकी तरफ बढ़ गया। मेरे आगे बढ़ते ही लोग खुद ब खुद रास्ता छोड़ने लगे। पूरा हॉल हमारी तरफ देख रहा था। मैं उसके सामने जाकर रुक गया। प्लान के मुताबिक अब उसे अपनी लाइन बोलनी थी, लेकिन वो बस मुझे देखती रही, कोई डायलॉग नहीं। मैं अंदर ही अंदर घबरा गया। इतने लोगों के सामने अगर वो स्क्रिप्ट भूल गई तो हमारा पूरा नाटक यहीं खत्म हो जाता, और वो अब भी चुपचाप मुझे देखे जा रही थी। मैं और इंतजार नहीं कर पाया, सीधे हाथ में पकड़ी शैंपेन उसके कपड़ों पर उछाल दी, फिर मुस्कुराकर बोला, हेलो, उम्मीद है बुरा नहीं मानेंगी। उसने बिना घबराए गिलास मेरे हाथ से ले लिया। गिलास लेते समय उसकी उंगलियां हल्के से मेरे हाथ को छू गईं। फिर शांत स्वर में बोली, बिल्कुल नहीं। उस छोटे से स्पर्श का मतलब मैं समझ गया। मैंने उसकी तरफ देखा और मुड़ गया, लेकिन जैसे ही टेरेस का दरवाजा खोला मैं ठिठक गया। वहाँ पहले से कोई खड़ा था। चेहरे का जला हुआ हिस्सा अंधेरे में आधा छिपा हुआ था। मुझे देखते ही उसने कहा, शियाओ शू, काफी समय हो गया। मैंने मुट्ठी भींच ली, फिर सामान्य स्वर में बोला, हाँ काफी समय हो गया। वो मुझे गौर से देखती रही। इतने पराये कब से हो गए? मैंने बात पलट दी, मैं तो तुमसे पूछने वाला था, तुम आखिर गायब कहाँ हो गई थी? फोन ब्लॉक, कोई खबर नहीं। काफी हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी। पुराने दिनों की तरह मैंने उसके कंधों पर हाथ रखा, लेकिन अगले ही पल मेरे चेहरे की मुस्कान जम गई। टेरेस के दरवाजे से आती रोशनी किसी ने रोक दी थी। मैंने नजर घुमाई, कांच की खिड़की के उस पार वो खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे हमारी तरफ थीं। टेरेस की हल्की रोशनी में लू झाओयाओ का चेहरा फिर अंधेरे में छिप गया। फिर वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। मैंने सर्जरी करवा ली है, ध्यान से देखो, क्या मैं पहले जैसी लग रही हूँ? मैंने पहली बार उसका चेहरा गौर से देखा। जो हिस्सा कभी आग में झुलस गया था अब काफी हद तक ठीक हो चुका था। कुछ पल चुप रहने के बाद मैंने कहा, हाँ काफी हद तक पहले जैसी। उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। तो फिर, लेकिन उसके आगे बोलने से पहले ही मैं एक कदम पीछे हट गया। हमारे बीच फिर दूरी आ गई। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सच में तुम्हारे लिए खुशी हुई? उसी समय पीछे से हंसी और बातचीत की आवाजें सुनाई दी। चाचा मेहमानों के एक समूह को लेकर टेरेस पर आ गए। मुस्कुराते हुए बोले, आइए आप सबसे मिलवाता हूँ, ये मेरा भतीजा फांगशु है और ये हमारी कंपनी की नई कलाकार लू झाओयाओ। फिर उन्होंने
उन्होंने जानबूझकर मेरी तरफ देखा। दरअसल आज की पार्टी का एक मकसद इन दोनों की जिंदगी का भी इंतजाम करना है। बस फिर क्या था, चारों तरफ से बधाइयां और मजाक शुरू हो गए। कुछ ही पलों में हम दोनों लोगों से घिर गए। मैंने भौहें सिकोड़ ली। चाचा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही लू झाओयाओ ने मेरा कंधा पकड़ लिया। फिर मुस्कुराकर बोली, चाचा जी आप चिंता मत कीजिए, अब से मैं फांग शिव का ख्याल रखूंगी। मैं थोड़ा घबरा गया और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आराम से मेहमानों से मिलती जुलती रही। काफी देर बाद मैंने भारी मन से पूछा, तुम मेरे दूसरे अंकल के इतने करीब कब से हो गई? उसने मेरा कॉलर ठीक करते हुए शांत स्वर में कहा, फांग परिवार की मंजूरी के बिना मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती थी। वैसे मेरे और भी प्लान थे, लेकिन तुम्हारे तलाक ने मेरा काफी काम आसान कर दिया। मैं उसकी तरफ देखता रह गया। चेहरा वही था, लेकिन अब वो मुझे बेहद अजनबी और डरावना लग रहा था। वो हल्का सा मुस्कुराई। क्या हुआ, पहचान नहीं पा रहे? या तुम्हें लग रहा है कि मैं वैसी नहीं हूँ जैसी तुमने हमेशा सोचा था? पहले उसकी मुस्कान मुझे धूप जैसी गर्म और सच्ची लगती थी। मुझे लगता था वो मेरी ही दुनिया की इंसान है, लेकिन अब एहसास हो रहा था शायद मैं शुरू से ही गलत था। ये कहते हुए वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं अनजाने में पीछे हटता गया। आखिर मेरी पीठ कांच के दरवाजे से जा लगी। वो मेरे सामने रुक गई और हल्की मुस्कान के साथ मेरी आंखों में देखने लगी। फांगशु, मैं शुरू से ऐसी ही थी। पहले मैं उसे छोड़ने के लिए भी तैयार थी, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बस तुम वापस आ जाओ, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। तुम भी तो नहीं चाहोगे कि पिछली जिंदगी की तरह फिर उसके साथ मर जाओ, है ना? उसकी बात सुनते ही मेरा पूरा शरीर कांप उठा। एक पल में मैं गहरे डर में डूब गया। उसे सब पता था। मेरी सांसें तेज हो गईं और उसने तुरंत ये महसूस कर लिया। वो थोड़ा झुककर मेरे पास आई, हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखा और हल्के से दबाया। दरवाजा खुल गया। बैंक्वेट हॉल की संगीत भरी आवाजें अंदर आने लगी। वो मुस्कुराई, जाओ पार्टी एंजॉय करो, फिर किसी दिन मिलते हैं। भीड़ में लौटने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरी तरह पसीने से भीग चुका था। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों तक पहुंचा और फिर यादों के सहारे दूसरी मंजिल पर चला गया। गलियारे के आखिर में वही कमरा था जहां मैं कभी रहा करता था। मैं बस थोड़ा आराम करना चाहता था, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, किसी ने पीछे से मेरा मुंह दबाया और मुझे अंदर खींच लिया। कमरे में अंधेरा था। एक दबी हुई बेचैन आवाज मेरे कानों में पड़ी, उसने तुम्हें कहाँ छुआ था? मैं कुछ समझ पाता उससे पहले किसी का हाथ मेरे कंधे पर आकर ठहर गया। वो मेरे बेहद करीब खड़ी थी। अंधेरे कमरे में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। काफी देर बाद मैंने धीरे से पूछा, तुम्हें जलन हो रही है? उसने तुरंत जवाब दिया, बहुत ज्यादा। मुझे पसंद नहीं कि कोई और तुम्हें छुए। वो मेरे कंधे की तरफ झुकी, लेकिन मैंने उसे हल्के से पीछे कर दिया। अभी नीचे भी जाना है। कंधे पर निशान दिख गया तो लोग क्या सोचेंगे? वो नाराज सी दिखी तो मैंने मुस्कुराकर कहा, सब यही कहेंगे कि मेरा तलाक भी नहीं हुआ और मैं किसी और के साथ रंगरलियां मना रहा हूँ। क्या तुम ऐसी बातें सुनना चाहोगी? कुछ पल बाद उसने अनमने ढंग से सिर हिलाया। नहीं तो थोड़ा कंट्रोल रखो। मैंने उसे सीने से लगा लिया, फिर गंभीर होकर कहा, वो अब मेरे दूसरे अंकल के साथ मिल चुकी है। उसे मेरी असली स्थिति और तुम्हारी तैयारियों का भी अंदाजा हो गया है। क्या तुम्हें यकीन है कि सब संभाल लोगी? कुछ देर चुप रहने के बाद उसने पूछा, अगर इस वजह से पूरे परिवार को भारी नुकसान हुआ तो तुम क्या करोगे? तब समझ आया कि उसकी असली चिंता क्या थी। मेरे माता पिता की शादी सिर्फ एक बिजनेस समझौता थी। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और मुझे दूसरे अंकल के भरोसे छोड़कर विदेश चले गए। मेरे लिए परिवार हमेशा ताकत और रिश्तों के खेल का एक मोहरा रहा। अगर उस कठिन समय में वो मेरी जिंदगी में नहीं आई होती तो शायद मैं बहुत पहले ही इस सब में खो गया होता, या शायद आज मेरी शादी किसी 70 साल की अमीर बुजुर्ग महिला से हो चुकी होती। मैंने मुस्कुराकर उसकी उंगली थाम ली। खाली उंगली को देखकर दिल में एक गर्माहट सी भर गई। मेरी चिंता मत करो। अगर कभी परिवार बिखरा भी तो उसकी वजह वो लोग होंगे जिन्होंने गलत रास्ता चुना। अपने कर्मों का फल उन्हें खुद भुगतना होगा। अगले कुछ महीने एक आम इंसान की तरह शांति से गुजरे। कभी कभी रिश्ता दिखाने की कोशिश होती, लेकिन बाकी सब सामान्य था। मेरे दोस्त यांग जियान को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अक्सर कहता, जब रिश्ता खत्म हो चुका है तो उनकी हर बात मानने की क्या जरूरत है? मैं बस मुस्कुरा देता। उधर शेन बियू इन दिनों बिजनेस और फाइनेंस के टीवी प्रोग्राम्स में दिखने लगी थी और उसे देखते ही यांग जियान चिढ़ जाता। ऐसी औरतों को देखते ही समझ आ जाता है कि मामला साफ नहीं है। जिस दिन तुम्हें उसके साथ फिर देख लिया, मैं सड़क पर उल्टा चलूंगा। मैं हंस पड़ा। इतनी बड़ी बातें मत करो। जिंदगी में हमेशा अपने लिए एक रास्ता खुला रखना चाहिए। वो नाक सिकोड़कर बोला, ठीक है, लेकिन उस दिन तुम्हें भी साथ लेकर ही तमाशा करूंगा। उसकी तीखी नाराजगी की वजह से हमारी मुलाकातें अब थोड़ी छिपछिपाकर होने लगी थी। उस दिन भी उसकी कार ऑफिस बिल्डिंग के नीचे खड़ी थी। मौसम ठंडा था, लेकिन उसे देखते ही दिल में एक अजीब सी गर्माहट उतर आई। बाहर काफी ठंड थी, फिर भी वो कार में बैठने के बजाय बाहर खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। उसने वही कपड़े और स्कार्फ पहन रखा था जो मैंने उसे दिए थे। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और अगले ही पल वो आकर मुझसे लिपट गई। मैंने घबराकर फुसफुसाया, धीरे, पहले कार में बैठते हैं। वो हैरानी से बोली, क्या हुआ? मैं हंस पड़ा। मेरा दोस्त इस समय तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी दिल तोड़ने वाली महिला समझता है। ये कहकर मैं लगभग किसी चोर की तरह उसे जल्दी से कार में ले गया। बैठते ही मैंने जेब से ऊनी दस्तानों की एक जोड़ी निकालकर उसे दी। ये तुम्हारे लिए। उसने मुस्कुराकर दस्ताने ले लिए और मजाक में बोली, मिस्टर फांग, मेरे पास पहले से बहुत सारे दस्ताने हैं। मैंने भौं उठाई। मतलब पसंद नहीं आए? मैं उन्हें वापस लेने ही वाला था कि उसने तुरंत अपनी तरफ खींच लिए। धन्यवाद, मुझे बहुत पसंद आए। हमारे बीच कोई खास साझा शौक नहीं था, फिर भी साथ होते ही बातें खत्म नहीं होती थी। वो सिर मेरे कंधे पर टिकाकर बैठ गई। मैंने उसके बालों को सहलाते हुए मुस्कुराकर कहा, मेरा दोस्त कह रहा था कि अगर मैंने दूसरी शादी में तुम्हारे जैसी लड़की से शादी की तो वो, खैर, कुल मिलाकर वो कुछ ऐसा करेगा जिसे देखकर सब हैरान रह जाएंगे। फिर उसने मुस्कुराकर पूछा। मैंने लंबी सांस ली। मैं अभी से सोच सकता हूँ कि वो मुझे कितनी बुरी तरह डांटेगा। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी। फिर मजाक में बोली, तो किसी और को चुन लो। मैं तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। कैसी बातें कर रही हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने धीमे से कहा, मैं तो बस कल्पना कर रही थी, अगर किसी दिन हम अलग हो जाएं तो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने उसे बाहों में भर लिया। मैं उस विषय को
आगे बढ़ने नहीं देना चाहता था। वो भी चुपचाप मेरे करीब सिमट गई। मैं तो बस उदाहरण दे रही थी। उदाहरण भी डरावना है, मैंने सिर हिलाते हुए कहा। कुछ देर बाद मैंने धीरे से कहा, बचपन में मुझे माँ बाप का प्यार नहीं मिला, इसलिए जो भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है मैं उसकी तरफ खिंच जाता हूँ। शुरुआत में तुम्हारे साथ भी शायद ऐसा ही था, लेकिन अब सब बदल गया है। मैं सिर्फ तुम्हारा साथ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। जब दूसरों के पास कुछ अच्छा देखता हूँ तो सबसे पहले सोचता हूँ कि वो तुम्हारे पास भी होना चाहिए। मैं अपनी हर बात सोच समझ कर कहता हूँ, क्योंकि डर रहता है कि कहीं तुम्हें बुरा न लग जाए। धीरे धीरे मेरी खुशी, गुस्सा और दुख सब तुमसे जुड़ गए हैं, इसलिए जब तुम अलग होने की बात करती हो तो मुझे सच में बहुत डर और दुख होता है। उसने मेरी ठोड़ी पर हल्का सा चुंबन रखा और मुस्कुराकर कहा, फांगशु, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैंने धीरे से कहा, तो फिर कभी अलग मत होना, ठीक है? तुमने वादा किया था कि मेरी किसी बात को मना नहीं करोगी। उसने बिना झिझक सिर हिला दिया। ठीक है, कभी अलग नहीं होंगे। अगली सुबह कमरे से बाहर निकलते ही यांग जियान बोला, अरे कल रात मैंने तुम्हें एक लग्जरी कार में बैठते देखा था। मैं चुपचाप नाश्ता खोलता रहा। मेरी खामोशी देखकर उसने आंखें घुमाई। समझ गया, पुराना प्यार फिर लौट आया है। कहीं तुम्हारी एक्स ने फिर तुम्हें बेवकूफ तो नहीं बना दिया? मैं हंस पड़ा। ऐसी बात नहीं है, वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। वो बहुत अच्छी है। बस बस, उसने हाथ उठाकर रोक दिया। सुबह सुबह प्यार की कहानी सुनने का मूड नहीं है। मैंने भी बात बढ़ाना छोड़ दिया, और ज्यादा बोला तो तुम मुझे घर से बाहर निकाल दोगे। ये कहकर मैंने एक घूंट लिया। टीवी पर सुबह की खबरें चल रही थीं। तभी एक खबर ने हमारा ध्यान खींच लिया। फांग परिवार मुश्किल में पड़ गया था। आज सुबह सामने आई इस खबर का संबंध कई साल पुराने मामलों से था। मैंने धीरे से सिर हिलाया। कंपनी का मुख्य कारोबार अभी सुरक्षित था, इसलिए हालात पूरी तरह बेकाबू नहीं हुए थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि कार्रवाई इतनी जल्दी शुरू हो जाएगी। और तभी पिछली जिंदगी की यादें एक एक करके मन में उभरने लगी। पिछली जिंदगी में पूरे खेल का रचयिता मेरा दूसरा अंकल था। उसी ने परिवार के हेड को बहकाकर ऐसे फैसले करवाए थे जिनकी भारी कीमत पूरे परिवार को चुकानी पड़ी। लेकिन इस बार हालात अलग थे। सब कुछ 10 साल पहले ही उजागर हो चुका था। उधर शेन बुयू का बिजनेस अपने चरम पर था, जबकि मेरे अंकल की ताकत अभी इतनी नहीं बढ़ी थी कि वो खुलकर चुनौती दे सके। शायद इस बार वही सब दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। आज मेरा उससे मिलने का प्रोग्राम था और रास्ते में यांग जियान को भी छोड़ना था। कार आराम से चल रही थी। आधा सफर बीतते बीतते मेरी आंखें भारी होने लगी। मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, पहुंच जाए तो जगा देना। जवाब सुनने से पहले ही मुझे नींद आ गई। फिर अचानक तेज धातु के घर्षण जैसी आवाज ने मुझे झटके से जगा दिया। कानों में घबराई हुई आवाज गूंजी, फांगशु, जल्दी आंखें खोलो। पूरा शरीर भारी लग रहा था। बड़ी मुश्किल से आंखें खोली तो सामने जंग लगे लोहे के पाइप और अधूरी सीमेंट की दीवारें दिखीं। पास ही यांग जियान बंधा हुआ बैठा था। मैं स्तब्ध रह गया। धीरे धीरे उठकर बैठा, जबकि वो बेचैनी से रस्सियां छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। मुझे होश में देखकर उसने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है तुम जाग गए। जल्दी आओ और मेरी रस्सियां खोलो। तभी एहसास हुआ कि हम किसी अनजान जगह पर थे और साफ था कि हमारा किडनैप किया गया था। मैं लड़खड़ाते कदमों से उसके पास पहुंचा। शरीर इतना कमजोर था कि हर कदम भारी लग रहा था, फिर भी किसी तरह उसके सामने जाकर झुक गया। जैसे ही मैं उसके पास बैठा, मेरी नजर उसके हाथों में बंधी मोटी रस्सियों पर पड़ी। उन्हें देखते ही यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। मैंने झटके से चारों तरफ देखा और अगले ही पल ठंडा पसीना छूट गया। ये वही पुरानी सुनसान फैक्ट्री थी, वही जगह जहाँ पिछली जिंदगी में मैं और शेन बुयू अपनी आखिरी सांसों तक साथ रहे थे। रस्सियां इतनी कसकर बंधी थीं कि गांठ खोलना नामुमकिन था। उन्हें सिर्फ काटा जा सकता था। यांग जियान छूटने की कोशिश करते हुए झल्लाया, कमाल है, मुझे अगवा करने की हिम्मत कर ली। लगता है इन्हें अपनी जान की परवाह ही नहीं। काफी देर कोशिश के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो वो थककर पत्थर की स्लैब से टिक गया। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, बस करो, उन्होंने मुझे बांधा है, तुम्हें नहीं। मतलब असली निशाना तुम्हारा परिवार है। जब तक यहाँ कोई नहीं है तुम निकल जाओ और मदद लेकर वापस आना। उसकी बात सुनकर मेरे होठों पर कड़वी मुस्कान आ गई। शायद इस बार तुम्हें मेरी वजह से मुसीबत झेलनी पड़ रही है। वो चौंक गया। क्या मतलब? उसका सवाल पूरा भी नहीं हुआ था कि पीछे से एक परिचित आवाज गूंजी, तुम्हारा दोस्त सच में बहुत शोर मचाता है। आवाज सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। वो आ चुकी थी। यांग जियान मुड़कर देखने लगा, लेकिन मैंने तुरंत उसका सिर नीचे दबा दिया। फिर सामने देखते हुए कहा, उसे कुछ नहीं पता, उसे जाने दो। हमारे बीच जो भी है उसमें किसी और को मत घसीटो। कुछ पल सन्नाटा रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कहती, यांग जियान खुद भड़क उठा। सुनो, मैं तुम्हें साफ बता देता हूँ, मेरा सरनेम यांग है। मुझे किसी और के झगड़े में घसीटने की जरूरत नहीं है, समझी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बांधने की? यांग जियान गुस्से से गरजा। अगर मेरे पिता को पता चला तो तुम्हारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। मैंने शांत स्वर में कहा। हमारे बीच की बात में यांग परिवार को घसीटने की जरूरत नहीं है। यांग जियान बचपन से अपने परिवार के प्रभाव के कारण किसी से नहीं डरता था। अगर उसके साथ कुछ हो जाता तो परिणामों का अंदाजा लगाना मुश्किल था। वो कुछ पल चुप रही, फिर जेब से एक चाकू निकालकर उसकी तरफ फेंक दी। अपनी रस्सी खुद काट लो। फिर मेरी ओर इशारा करते हुए बोली, लेकिन तुम यही रहोगे और कोई चाल चली तो यहाँ से कोई भी सही सलामत नहीं जाएगा। यांग जियान ने चाकू उठाया, मगर रस्सी काटते हुए भी उसके चेहरे पर शक था। कहीं ये जाल तो नहीं? मैं बाहर निकलते ही लोगों को बुलाऊंगा। मैं हल्का मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो लोग किसी बात से डरते हैं। मेरे मन में पिछली जिंदगी की वही घटना कौंध गई। तब भी मैंने उसे बचाने के लिए आखिरी पल में धक्का देकर दूर भेज दिया था। कम से कम एक इंसान तो बच सकता था। मैंने उसकी ओर देखा। जाओ, एक का बचना भी काफी है। उसने सिर हिलाया। फांगशु, मेरा इंतजार करना, मैं लोगों को लेकर लौटूंगा। अब सुनसान फैक्ट्री में सिर्फ हम दोनों बचे थे। मैं पूरी तरह खड़ा भी नहीं हुआ था कि उसने अचानक मेरी कलाई पकड़ ली और मुझे खींचकर टूटी खिड़की के पास ले गई और ठंडी आवाज में बोली, आओ देखते हैं कौन आ गया है। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने नीचे झांका और फैक्ट्री के नीचे देखा तो मेरी सांस थम गई। शेन बुयू मेरे दूसरे अंकल के सामने खड़ी थी। उसे देखते ही मैं बुरी तरह छटपटाने लगा। मेरी हालत देखकर वो कुछ पल मुझे देखती रही, फिर हल्का सा हंसी। थोड़ी देर में तुम उसकी लाश देखोगे और हाँ,
हाँ, तुम्हारे दूसरे अंकल भी नहीं बचेंगे। मेरी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी पड़ गईं। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मैं जानता था जितनी ज्यादा परवाह दिखाऊंगा उतना ही उसका खतरा बढ़ेगा। मैंने आंखें बंद कर ली और धीमे से कहा, हमारा तलाक हो चुका है, अब उसके साथ जो भी हो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। उसने ठंडी आवाज में पूछा, सच में? फिर नीचे खड़े लोगों को आदेश दिया, उसकी एक टांग तोड़ दो। अचानक एक तेज आवाज गूंजी और अगले ही पल शेन बुयू जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा दर्द से सफेद पड़ गया था, फिर भी उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा और चिल्लाई, मैं यहाँ हूँ, उसे जाने दो। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। फांग शू ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हो, उसे छोड़ दो। लेकिन उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो नीचे देखने के बजाय मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आवाज अचानक नरम हो गई, शिव अब तो खुश हो? मैं वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था और गले से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उसी समय नीचे खड़े मेरे दूसरे अंकल ने आगे बढ़कर कुछ कहा। मेरे दूसरे अंकल की बात पूरी होने से पहले ही मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, ऐसा मत करो, कृपया उसे छोड़ दो। तुम जो चाहो मुझसे करवा सकती हो, लेकिन उसे जाने दो। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वो बिना पलक झपकाए मुझे घूरने लगी। उसकी मुट्ठियां इतनी कस गईं कि उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। उधर नीचे शेन बुयू घुटनों के बल बैठी थी। पैर की चोट से उसका चेहरा दर्द और चिंता से भरा हुआ था। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, उसे छोड़ दो, मैं उसकी जगह आ जाऊंगी। मेरी कीमत उससे कहीं ज्यादा है, उसे जाने दो, बदले में मुझसे जो चाहो करवा लो। उसकी आवाज में घबराहट साफ थी, लेकिन सामने खड़ी महिला के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसकी आंखों में सिर्फ ठंडी कठोरता थी। अगले ही पल उसने मेरा चेहरा अपनी तरफ मोड़ दिया। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम चाहते हो कि वो मर जाए? ये सुनते ही मेरा शरीर एकदम सख्त हो गया और मैं वहीं ठिठक गया। नीचे खड़ी शेन बुयू सब देख रही थी, जबकि फैक्ट्री के भीतर का तनाव और भी गहरा हो चुका था। मुझे इतनी घिन महसूस हुई कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया, लड़खड़ाकर जमीन पर गिरा और बुरी तरह उल्टियां करने लगा। ये देखकर उसका चेहरा और ठंडा हो गया। उसने नीचे खड़े लोगों को एक छोटा सा इशारा किया। अगले ही पल नीचे से फिर तेज आवाज गूंजी। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैं घबराकर खिड़की तक पहुंचा, लेकिन जिस दृश्य से मैं डर रहा था वो नहीं हुआ था। जमीन पर गिरा इंसान शेन बुयू नहीं, मेरा दूसरा अंकल था। वो दर्द से कराह रहा था, जबकि थोड़ी दूर खड़ी शेन बुयू के हाथ कांप रहे थे। उसी समय बाहर कई गाड़ियों की आवाजें सुनाई दी। राहत और बचाव दल पहुंच चुका था और कुछ ही मिनटों में पूरी फैक्ट्री चारों तरफ से घेर ली गई। ये देखकर उसके चेहरे पर पहली बार घबराहट उभरी। अचानक वो मेरी तरफ लपकी, मुझे पकड़कर दूसरी मंजिल के एक कंक्रीट के खंभे के पीछे घसीट ले गई और कॉलर कसकर पकड़ लिया। बाहर से लोग लगातार उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ऐसी जगह छिपी थी जहां से उसे सीधे देख पाना मुश्किल था। उसने मुझे अपने सामने ढाल की तरह पकड़ रखा था। फिर वो चिल्लाई, शेन बुयू को अंदर भेजो, उसे मुझसे मिलने दो, वरना मैं इसे लेकर यहीं सब खत्म कर दूंगी। मेरे शरीर में अभी भी ताकत नहीं लौटी थी। उसकी पकड़ से सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं हांफते हुए बोला, शांत हो जाओ। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन आवाज अजीब तरह से स्थिर थी। मैं बिल्कुल शांत हूँ। उसने मेरी बात जैसे सुनी ही नहीं। वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई बोली, पिछली जिंदगी में तुम उसके साथ मरने को तैयार थे, तो इस बार मेरे साथ क्यों नहीं? मैं पूरी ताकत से उसकी पकड़ छुड़ाने की कोशिश करता रहा। मुझे छोड़ दो, जिंदा रहना बेहतर है, बस करो, अभी भी देर नहीं हुई है, अगर तुम रुक जाओ तो सब ठीक हो सकता है। लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। उसकी आंखों में जिद साफ दिखाई दे रही थी। मैं सब कुछ वापस पा सकती थी, लेकिन तुम भी वापस क्यों आ गए? मुझे मेरा पुराना फांग शू लौटा दो। सांस की कमी से मेरी नजर धुंधली होने लगी। तभी बाहर से एक परिचित आवाज गूंजी, मैं आ गई हूँ, उसे छोड़ दो। मैं चौंक गया। वो शेन बुयू थी। अगले ही पल मेरी गर्दन पर दबाव थोड़ा हल्का हुआ। मैंने मुश्किल से नजर उठाई। वो अकेली आई थी। उसके हाथों पर मोटी पट्टियां बंधी थीं और चोटों की वजह से वो बेहद थकी हुई लग रही थी। उसे देखकर मेरे दिल में दर्द उठ गया। उधर उसने मुझे और कसकर अपनी तरफ खींच लिया, फिर जेब से एक चाकू निकालकर मेरी गर्दन के पास रोक दी। उसकी नजरें सीधे शेन बुयू पर थीं। शेन बुयू, वो धीमे से मुस्कुराई, इस बार कुछ अलग खेलते हैं। फिर उसने दूर पड़े एक चमड़े के जैकेट की तरफ इशारा किया और कहा, वहाँ जो रखा है उसे पहन लो। जिस जैकेट की तरफ उसने इशारा किया, उसे देखते ही मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। मैं उसे बहुत अच्छी तरह पहचानता था। पिछली जिंदगी की भयावह यादें एक साथ लौट आईं। मैं बुरी तरह छटपटाने लगा। उसे मत पहनना, बिल्कुल मत पहनना। उसके अंदर मैं बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसने मेरी गर्दन और कसकर पकड़ ली। उसकी आंखों में पागलपन साफ झलक रहा था। वो हंसते हुए बोली, शिव, पिछली जिंदगी में वो तुम्हारे साथ मरने को तैयार था, तो बताओ तुम उससे कितना प्यार करते हो? मैं घबरा कर चिल्लाया, उसकी बात मत सुनो, लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। वो ठंडी हंसी के साथ बोली, तुम सच में सोचते हो कि वो मुझे हरा सकती है? अगर तुम बाहर नहीं आते तो भी मैं दरवाजा तोड़कर तुम्हें उठा लाती। मैं इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही हूँ। आज तुम दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। दूरी और शोर की वजह से शेन बुयू हमारी बातें नहीं सुन पा रही थी, लेकिन मेरी घबराहट उसने जरूर देख ली थी। वो बिना देर किए जैकेट की तरफ बढ़ी। चलते चलते बोली, पहले उसे छोड़ दो। फिर मेरी तरफ देखकर कहा, गर्दन से हाथ हटाओ, मैं पहन लेती हूँ। मेरी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने सिर्फ एक शांत नजर मुझ पर डाली। तभी कहीं से एक तेज आवाज सुनाई दी। मेरे भीतर उम्मीद और डर एक साथ उमड़ पड़े। मैंने निराशा में आंखें बंद कर ली और तभी कुछ अप्रत्याशित होने वाला था। अचानक उसने मुझे जोर से आगे धक्का दिया और ठंडी आवाज में बोली, फांग शू चुनो। मैं दोनों के बीच खड़ा था, लेकिन जैसे ही शेन बुयू की तरफ आधा कदम बढ़ाता, वो तुरंत एक कदम पीछे हट जाती। वो हमारे बीच की दूरी कम ही नहीं होने दे रही थी। शेन बुयू ने गंभीर स्वर में कहा, शिव, इधर मत आना, मेरे पास जो है उससे दूर रहो। उसकी आंखों में अपने लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए चिंता थी। उसे देखकर मेरे कदम रुक गए। मुझे अपनी जान का डर नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैंने खुलकर शेन बुयू को चुन लिया तो उसका गुस्सा नियंत्रण से बाहर हो
हो सकता था। मेरी झिझक देखकर वो तिरस्कार से हंसी। फांगशु, सच स्वीकार कर लो, तुम किसी से प्यार नहीं करते, सिर्फ खुद से करते हो, बिल्कुल अपने दूसरे अंकल की तरह, स्वार्थी और बेदिल। मैं चुप रहा। उधर शेन बुयू धीरे धीरे पीछे हटते हुए टूटी खिड़की के पास पहुंच गई। फिर उसने उसकी तरफ देखकर शांत स्वर में कहा, तुम्हारे पिता के साथ जो हुआ था उसके लिए मुझे सचमुच अफसोस है। ये सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। तुम्हें मेरे पिता का नाम लेने का कोई हक नहीं है। उसकी आंखों में भयंकर गुस्सा भर गया। चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई और अगले ही पल वो अचानक चीख पड़ी, तुम अमीर घरों में पैदा हुए लोग क्या जानो, जिनके मुंह में जन्म से चांदी का चम्मच हो, उनमें सच्चाई होती भी है क्या? शेन बुयू ने शांत स्वर में कहा, लेकिन तुम्हारे पिता ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया था और बाद में मुआवजा भी दिया गया था। उन्होंने सुरक्षा उपकरण भी नहीं पहने थे। चुप रहो, वो गुस्से से चिल्लाई। लेकिन शेन बुयू नहीं रुकी। फिर भी सच्चाई नहीं बदलती। दोनों के बीच शब्दों की जंग तेज होती गई। मैं बीच में खड़ा सब देख रहा था और महसूस कर रहा था कि पूरी दुनिया पागल हो चुकी है। सबसे डरावनी बात ये थी कि शेन बुयू की हर बात उसके सबसे गहरे जख्म पर चोट कर रही थी। मैं घबरा गया। क्या वो जानबूझकर उसे उकसा रही थी? तभी उसने अचानक एक लाइटर निकाल लिया। अगले ही पल आग भड़क उठी। लपटें इतनी तेजी से फैली कि मैं समझ ही नहीं पाया क्या हुआ। फिर मेरी नजर जमीन पर गई। चारों तरफ पहले से पेट्रोल फैला हुआ था। ये सब पहले से योजना का हिस्सा था। वो लाल आंखों के साथ धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। इस कोण से उसका सिर्फ आधा चेहरा दिख रहा था, वही हिस्सा जो अब तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। उसकी आवाज दर्द और गुस्से से कांप रही थी। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर उसने मेरी तरफ देखा। फांगशु, तुमने मुझे क्यों नहीं चुना? वो हल्का सा हंसी, मगर उस हंसी में कोई खुशी नहीं थी। अगर तुम पहले ही कह देते कि तुम्हें मेरा बदला हुआ चेहरा पसंद नहीं है, तो शायद मैं खुद को इतनी बुरी तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश कभी नहीं करती। उसकी बात सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे ऊपर बर्फ का पानी उड़ेल दिया हो। मैं अविश्वास से उसे देखता रह गया। तो जब तुम मेरा सहारा बन रही थी, वो हंस पड़ी। हाँ, वरना मैं तुम्हारे अंदर अपराध बोध कैसे पैदा करती और शेन बुयू की खबरें कैसे निकालती? आखिरकार उसका असली चेहरा सामने आ गया। वो नरम मुस्कान गायब हो चुकी थी और उसकी जगह सिर्फ कटुता और पागलपन बचा था। उसने हंसते हुए कहा, फांगशु, अगर तुमने मुझे चुना होता तो आज ये अंजाम नहीं होता, लेकिन अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसलिए जो कुछ हुआ है उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। फिर उसने मेरी तरफ देखा। चलो अब मेरे साथ नरक में चलते हैं। इतना कहकर उसने एक रिमोट निकाल लिया। उसे देखते ही मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैं बिना एक पल गवाए मुड़ा और पूरी ताकत से शेन बुयू की तरफ दौड़ पड़ा। अगले ही पल मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। मैं बस उसे बचाना चाहता था, किसी भी कीमत पर। उसके मुंह से एक घबराई हुई चीख निकली और फिर सब कुछ शांत हो गया। मेरे कानों ने जैसे सुनना बंद कर दिया। दुनिया अचानक मौन में डूब गई। मेरी आंखों के सामने सिर्फ उसका चेहरा था, पहले से भी ज्यादा पीला और थका हुआ। उसके होंठ हिल रहे थे। वो मुझसे कुछ कह रही थी, लेकिन मैं एक शब्द भी नहीं सुन पा रहा था, बस उसकी आंखें देख पा रहा था। और तभी अचानक आसपास शोर गूंज उठा। रेस्क्यू टीम रिपोर्ट, सुरक्षा उपकरण सक्रिय हैं, बंधक सुरक्षित हैं, मौके पर कोई अतिरिक्त संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। आग तेजी से फैल रही है, सभी यूनिट्स तुरंत लोगों को बाहर निकालें। तब मुझे समझ आया, बचाव दल पहुंच चुका था और शायद सब कुछ खत्म होने से पहले उम्मीद अभी भी बाकी थी। मैं और शेन बुयू बचाव कर्मियों की मदद से फैक्ट्री से बाहर निकाले गए। पीछे मुड़कर देखा तो वो जमीन पर पड़ी थी, मेरी तरफ मुंह किए हुए। कुछ दूरी पर यांग जियान पहले से गाड़ी के पास खड़ा था। मुझे देखते ही वो दौड़कर आया और आते ही गुस्से में बड़बड़ाने लगा, ये क्या तमाशा है? 21वीं सदी चल रही है, कानून है, पुलिस है, फिर भी ये लोग खुद को क्या समझते हैं? सब अपराधी हैं, सबको जेल में डालो, किसी को मत छोड़ो। जितना बोलता उतना ही भड़कता जाता। आखिर में तो उसने अधिकारियों से लगभग गुहार लगा दी। उसकी हालत देखकर मैं हंसे बिना नहीं रह सका। उधर शेन बुयू चुपचाप सुरक्षा टीम के साथ खड़ी थी। विशेषज्ञ उसके शरीर से बंधे खतरनाक उपकरण सावधानी से हटा रहे थे। जैसे ही प्रक्रिया पूरी हुई, वो बिना एक पल गंवाए सीधे मेरी तरफ आई। उस समय मैं अभी भी यांग जियान से बात कर रहा था। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बिना कुछ कहे मुझे अपनी गाड़ी की तरफ ले गई। अरे मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही उसने दरवाजा खोलकर मुझे पीछे की सीट पर बैठा दिया और खुद भी सामने आकर बैठ गई। दरवाजा बंद होते ही बाहर का शोर कट गया। अब कार के अंदर सिर्फ हम दोनों थे, लेकिन उसका चेहरा इतना गंभीर था कि मेरे भीतर अचानक अपराध बोध जाग उठा। मैं अनजाने में थोड़ा पीछे खिसक गया और धीमे से बोला, ऐसे मत देखो, मुझे सच में डर लग रहा है। कुछ सेकंड तक कार में पूरी खामोशी रही। वो बस मुझे देखती रही और फिर वो आखिर बोल पड़ी और शुरू होते ही मुझे जोरदार डांट पड़ी। डर लगता है, फिर भी मेरे सामने आकर खड़े हो गए। तुम्हें क्या लगा था ये कोई बच्चों का खेल था? वो खतरनाक चीज मेरे शरीर पर बंधी थी। अगर उसने सच में रिमोट दबा दिया होता तो क्या तुमने एक बार भी उसके बारे में सोचा? उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा डर था। वो आगे कुछ कहती, उससे पहले ही मैंने आंखें बंद कर ली और जानबूझकर उसकी तरफ झुक गया। ओह, मैंने कमजोर आवाज में कहा, लगता है मैं डर के मारे बेहोश होने वाला हूँ। वो तुरंत चुप हो गई। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने लंबी थकी हुई सांस ली और मुझे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। अभी मुझे महसूस हुआ उसके हाथ कांप रहे थे, बहुत हल्के लेकिन लगातार। तब समझ आया कि वो बाहर से जितनी शांत दिख रही थी, अंदर से उतनी ही डरी हुई थी। वो धीरे धीरे मेरे बाल सहलाते हुए फुसफुसाई, पहले शांत हो जाओ। लेकिन मुझे लगा ये बात वो शायद खुद से भी कह रही थी, क्योंकि उस दिन मौत के इतने करीब पहुंचने के बाद सिर्फ मैं ही नहीं, वो भी बुरी तरह डर गई थी। सॉरी, अभी मेरा लहजा थोड़ा खराब था। असल में मैं खिड़की से कूदने वाली थी। अगर धमाका हो जाता और रेस्क्यू टीम समय पर नहीं पहुंचती तो कम से कम तुम्हें चोट नहीं लगती। लेकिन तुम मेरे पास दौड़कर क्यों आ गए थे? मैंने इतना नहीं सोचा था। बस टीवी में देखा था कि बम फटने वाला हो तो जमीन पर लेट जाना चाहिए। मैं तुम्हें छोड़कर किसी और को तो पकड़ नहीं सकता था। मेरी बात सुनकर वो कुछ पल चुप रह गई, जैसे जवाब ही न सूझ रहा हो। कुछ देर बाद मैंने पूछा, तुम्हारे सारे घावों की ड्रेसिंग हो गई? मुझे दिखाओ। वो हल्का सा मुस्कुराई, चोट जांघ के पास है। लेकिन मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और सीधे उसकी पैंट ऊपर करने लगा। इतने सालों
सालों से साथ हैं, अब शर्म कैसी? तभी बाहर से यांग जियान की आवाज आई। हाँ बिल्कुल, मुझे शक है कि मेरे दोस्त को उसकी पत्नी पीट रही है। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसकी पत्नी उसे जबरदस्ती यहाँ ले गई है। आप लोग ऐसे मामलों को संभालते हैं ना? इतना कहकर उसने कार का दरवाजा खोल दिया और अगले ही पल जो नजारा सामने था, मैं उसके दोनों पैरों के बीच घुटनों के बल बैठा था, एक हाथ उसकी कमर पर रखा हुआ था। फिर हम तीनों की नजरें एक दूसरे से टकरा गईं। यांग जियान हाथ में फोन लिए कुछ सेकंड तक हमें घूरता रहा, फिर चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। छोड़िए, जरूरत नहीं है, पति पत्नी के बीच की बात है, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। फिर रुककर बोला, लेकिन अगर किसी कुत्ते के साथ गलत हो रहा हो तो क्या उसका मामला देखते हैं? बाद में जब मैं और वो दोबारा शादी की रस्में निभा रहे थे, यांग जियान मुख्य टेबल पर बैठा था, लेकिन उसका ध्यान खाने से ज्यादा हम पर था। जब हम मेहमानों को ड्रिंक सर्व करते हुए उसके पास पहुंचे, वो मुस्कुराकर बोली, मैंने हमेशा इसके मुंह से तुम्हारा नाम सुना है। ये तो कहता था कि अगर दूसरी शादी में भी दुल्हन मैं ही निकली तो कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सभी की नजरें तुरंत यांग जियान पर टिक गईं। उसे अपना पुराना दावा याद आ गया, अगर दूसरी शादी में भी दुल्हन वही हुई तो मैं गोबर खाऊंगा। कुछ पल के लिए माहौल अजीब हो गया। वो बस सूखी सी हंसी हंस पाया। आखिर उसने गिलास उठाकर कहा, जो हुआ सो हुआ, मैं बस एक जाम उठाना चाहता हूँ। तुम दोनों हमेशा खुश रहो और यूं ही साथ बने रहो। शाम को शादी की रस्में खत्म होने के बाद मैं उसके साथ साथ चलता रहा और धीरे धीरे बुदबुदाया, वो सारी बातें अब अतीत हैं। वो क्या करने वाला था? उसने उत्सुकता से पूछा। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद मैं मुस्कुरा दिया। जरा पास आओ, मैं तुम्हें चुपके से बताता हूँ। शाम को मैंने ढीले ढाले कपड़े पहने और उसका हाथ पकड़कर समुद्र किनारे टहलने निकल गया। वो मुस्कुराकर बोली, तुम हमेशा कहते थे कि मुझे समुद्र दिखाने लाओगे, लेकिन कभी लेकर नहीं आए। मैं अनजाने में बोल पड़ा, पहले भी तो नहीं आ पाए थे। वो रुक गई। पहले? तुम किस समय की बात कर रही हो? मैं हंस पड़ा। 38 साल वाली तुम्हारी? 38? सुनने में तो थोड़ी ज्यादा उम्र लग रही है। मुझे पिछली जिंदगी की उसकी याद आ गई। मैं मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल नहीं, 38 की उम्र में भी तुम बहुत खूबसूरत थी, बस अभी की तुलना में थोड़ी कम बोलती थी। मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरी बात सुनकर वो गहरी सोच में पड़ गई थी। रात हो चुकी थी। मैं अभी बेडरूम में दाखिल ही हुआ था कि किसी ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर तक की एक हल्की आवाज गूंजी। दरवाजा सीधे बंद कर दिया गया। वो धीरे धीरे मेरे पीछे आकर टिक गई और कान के पास झुककर बोली, क्या वो बड़ी उम्र वाली मैं मुझसे ज्यादा तुम्हें समझती थी? मैं एक पल के लिए चुप रह गया। फिर अचानक समझ आया कि वो पूरे दिन अजीब व्यवहार क्यों कर रही थी। उसे जलन हो रही थी। ये सोचकर मैं हंसी रोक नहीं पाया। सच में? तुम इतनी सी बात पर जल रही हो? उसने मेरी ठोड़ी पकड़ ली और आईने में मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराई। अगर उसे हर वक्त तुम्हें छेड़ने का मौका मिलता था तो वो उसकी काबिलियत नहीं थी। मैं जल्दी से बोला, ऐसा मत कहो। वो तुरंत मेरी तरफ मुड़ी। तो अब तुम उसकी तरफदारी भी करोगे? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने बेबसी से कहा, लेकिन अगर 10 साल बाद वाली तुम ये बात सुन लेती तो क्या वो खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करती? वो कुछ पल सोचती रही, फिर गंभीरता से बोली, सिद्धांत की बात करूँ तो हाँ बिल्कुल करती। मैंने आह भर ली। तुम दोनों की इस टक्कर में परेशानी हमेशा मुझे ही क्यों उठानी पड़ती है? उसने एक नजर मुझे देखा, फिर आईने की तरफ देखते हुए धीमे से कहा, काश वो देख पाती। ठीक है, अब बस भी करो। कुछ सेकंड बाद उसने फिर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही परिचित नरमी थी। फांगशु, उसने धीरे से मेरा नाम पुकारा। तुम मेरे हो। उस रात मानो सारी उथल पुथल के बाद आखिरकार सब कुछ शांत हो गया। शायद वो मेरी जिंदगी का सबसे समझदारी भरा पल था। मुझे एक साथ दो बातें साबित करनी थी कि अभी वाली वो 38 साल की उम्र वाली उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, और ये भी कि 38 की उम्र में भी वो उतनी ही खूबसूरत थी। आखिरकार जब वो मेरी बातों से मानकर सो गई तो मैंने धीरे से उसके गाल को छुआ। दिल में एक अजीब सी गर्माहट थी। कभी मैंने 38 साल की उम्र वाली उसका हाथ थामकर न जाने कितनी बार सोचा था, काश हम पहले ही साथ आ गए होते। पूरे 10 साल हमने दो दुखी अजनबियों की तरह जिंदगी बिताई थी। अब सोचता हूँ शायद मुझे तब भी उससे प्यार हो गया था। उन लंबी रातों में जब वो चुपके से मेरे ऊपर कंबल ओढ़ा देती थी, कई बार मन हुआ था कि उसे गले लगाकर कह दूं, चलो फिर से शुरुआत करते हैं, लेकिन उस हादसे की याद हर बार दिल में कांटे की तरह चुभ जाती थी। वही दर्द उन भावनाओं को दबा देता था जिन्हें मैं खुद भी स्वीकार नहीं करना चाहता था। मुझे हमेशा लगता रहा कि उसने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया था। शायद इसलिए जब सारी गलत फहमियां दूर हुई तो हमने साथ एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत और रोमांटिक समय जिया। ये सोचकर मैं धीरे से उसके करीब गया, दोनों हाथों से उसका चेहरा थामा और उसके होठों पर हल्का सा चुंबन रखा। फिर फुसफुसाया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शायद वो मेरी वजह से जाग गई थी। कमरे की खामोशी में मैं उसके दिल की तेज धड़कन सुन सकता था। मन ही मन मुस्कुराया। ये इंसान अब भी प्यार भरी बातों के आगे खुद को संभाल नहीं पाती। लेकिन अगले ही पल उसने बाजी पलट दी। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उसका अचानक उमड़ा स्नेह देखकर मैं ही घबरा गया। रुको, क्या हुआ तुम्हें? उसने धीरे से कहा, अभी मैंने एक सपना देखा। मैंने हमारी पिछली जिंदगी देखी। उसकी बात सुनकर मेरी सांस जैसे थम गई। सच? हाँ फांगशु, मैं बहुत खुश हूँ कि हमें सब कुछ दोबारा शुरू करने का एक और मौका मिला। मैंने सिर हिलाया। मैं भी यही सोच रहा हूँ। खुशकिस्मती से अभी भी सब कुछ ठीक करने का समय था। कुछ देर बाद मैंने पूछा, एक बात बताओ, तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ था? वो एक पल चुप रही, फिर मेरा कंधा थामकर धीमे से बोली, मुझे तुमसे प्यार हुए बहुत लंबा समय हो गया है। इतना लंबा कि उसकी शुरुआत भी धुंधली पड़ गई है। वो हल्का सा मुस्कुराई। असल में पिछली जिंदगी में भी मेरे जन्मदिन के इसी दिन बाहर अभी अभी अंधेरा उतरना शुरू हुआ था। वो अपनी फाइलें समेटकर जाने लगी। दरवाजे तक पहुंचकर अचानक मुड़ी और मुस्कुराई, मैम आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके जाने के बाद मैंने फाइलों के ढेर से सिर उठाया। आज न जाने कितनी बार ये शब्द सुन चुकी थी। सुबह से लगभग हर किसी ने मुझे जन्मदिन की बधाई दी थी, लेकिन मैंने चुपके से फोन की तरफ देखा। जिस इंसान के मैसेज का सबसे ज्यादा इंतजार था, उसकी तरफ से अब तक कोई खबर नहीं आई थी। टेबल पर रखा खाना कब का ठंडा हो चुका था। उसे देखकर मन और उदास हो गया। आखिर मैंने घर पर कॉल किया। कुछ घंटे पहले ही बता दिया था कि आज घर नहीं लौटूंगी। फोन नौकर ने उठाया। जी मैम। सर कहाँ हैं? मैम सर बाहर गए हुए हैं। मैं कुछ पल चुप रही। ठीक है, समझ
बज गई। कॉल कटने के बाद मैं खाली ऑफिस में अकेली बैठी रही। फिर यूं ही सोशल मीडिया खोल लिया और जैसा सोचा था वही दिख गया जिसकी उम्मीद थी। लू झाओयाओ की उकसाने वाली पोस्ट कभी नहीं छूटती थी। जाने क्यों हर बार खुद को तकलीफ देते हुए भी मैं उन्हें देखती रहती थी। एक तस्वीर में वो केक पर मोमबत्तियां लगा रहा था, दूसरी में उसे विश मांगने के लिए कह रहा था, कहीं ध्यान से चुना गया तोहफा था, और एक तस्वीर में डच गुलाबों का बड़ा सा गुलदस्ता। उन्हें देखते ही मुझे अपना अतीत याद आ गया, क्योंकि सच तो ये था कि मैं उसे उससे भी पहले से जानती थी। जब हमारी पहली मुलाकात हुई वो बस एक छोटा सा बच्चा था, झाड़ियों के पीछे बैठा सुबक सुबक कर रो रहा था। उस दिन मुझे भी घर पर डांट और मार पड़ी थी, बाह लाल हो गई थी और दर्द कर रही थी। तभी वो झाड़ियों से बाहर निकला और झिझकते हुए बोला, दीदी क्या आपने मुझे रोते हुए सुन लिया था? मैंने उसके आंसुओं से भरे चेहरे को देखा और जेब से टिश्यू निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। तुम रो क्यों रहे थे? उसने नाक सुड़कते हुए कहा, सब मुझे अनाथ और बुरा बुरा कहते हैं। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल चुप रही। उस वक्त लगा शायद मैं भी किसी हद तक उसकी जैसी ही थी। फिर मैंने जेब से एक टॉफी निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगी। उसने धीरे से टॉफी ले ली। टॉफी लेते ही वो जल्दी शांत हो गया। उस दिन के बाद जब उसे पता चला कि मेरे पास हमेशा टॉफियां रहती हैं, तो जब भी उसे कोई तकलीफ होती वो झाड़ियों वाले छोटे रास्ते से मेरे पास आ जाता। धीरे धीरे उसकी जेब में तरह तरह की चीजें आने लगी, जलने की दवा, मरहम, पट्टियां और छोटे मोटे मेडिकल सामान। हर बार वो उन्हें मेरी तरफ बढ़ाकर कहता, ये आपके लिए है, मेरी तरफ से धन्यवाद। एक दिन वो मेरे पास बैठा था। मेरे शरीर पर नए घाव देखकर उसने पूछा, दीदी वो लोग आपको हमेशा परेशान क्यों करते हैं? मैं कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, इसलिए क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करते। पिता के गुजरने के बाद घर में मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही थी। शायद ही कोई दिन सुकून से बीता हो। उस समय मैं अक्सर सोचती थी, अगर कभी दर्द हद से ज्यादा बढ़ गया तो बस सो जाऊं और फिर कभी न जागूं। शायद उसने मेरे चेहरे का दर्द पढ़ लिया था। वो अचानक उठकर मेरे पास आया, मेरे पैर को दोनों हाथों से पकड़कर हल्के से थपथपाया और मासूमियत से बोला, मुझे तो आप बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। उसकी छोटी सी हथेली में ज्यादा ताकत नहीं थी, लेकिन उस पल उसने मेरे दिल को छू लिया। उसी पल मन में ख्याल आया, अगर सचमुच एक दिन गायब हो जाऊं तो शायद ये बच्चा सच में दुखी होगा। यही सोचकर हार मानना छोड़ दिया और पहली बार जिंदगी के लिए लड़ना शुरू किया। उस दिन के बाद वो जगह हम दोनों का छोटा सा राज बन गई, हमारी सीक्रेट जगह। कुछ साल बाद उसने मेरा जन्मदिन भी मनाया। एक छोटा सा केक जो रास्ते में दबकर टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, साथ में टूटी हुई मोमबत्ती और भीगी हुई माचिस जो जल ही नहीं रही थी। वो उदास होकर बोला, चाचा ने कहा था कि वो इसे संभाल कर रखेंगे। उन्होंने फिर मुझसे झूठ बोला। उसकी आवाज में दुख साफ था, लेकिन मैं उस दबे हुए केक को ऐसे पकड़े खड़ी थी जैसे कोई अनमोल खजाना हो। मैं मुस्कुराई, थैंक यू, उदास मत हो, मुझे ये बहुत पसंद आया। सच कहूँ इससे बेहतर जन्मदिन का तोहफा मुझे कभी नहीं मिल सकता था। मेरी बात सुनकर उसने मुझे कसकर गले लगा लिया और मुस्कुराकर बोला, हैप्पी बर्थडे, आप हमेशा खुश रहना। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब आपके लिए बहुत बड़ा वाला केक खरीदूंगा। उसकी कही हुई वो बात मैंने सालों तक याद रखी। न जाने कितनी बार मैंने उस दिन की कल्पना की थी, क्योंकि उस समय वो मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। उसने जाते जाते कहा था, कल मैं आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा, आप मेरा इंतजार करना। लेकिन उसी रात मुझे फिर बुरी तरह पीटा गया। पिता के जाने के बाद इस घर में किसी को मेरी परवाह नहीं थी। उसी रात लोगों को बुलाकर मुझे इलाज के लिए विदेश भेज दिया गया। जब मुझे ले जाया जा रहा था, मैंने माँ को पकड़कर कहा, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। उसने मुझसे वादा किया है, लेकिन मेरी गुहार की तरह उस बात को भी किसी ने नहीं सुना और वो वादा कभी पूरा नहीं हो पाया। मुझे नहीं पता था कि मेरे अचानक गायब हो जाने के बाद उसकी जिंदगी कैसी गुजरी होगी, लेकिन उसी दिन मैंने फैसला कर लिया, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं जीकर दिखाऊंगी और खुद को इतना मजबूत बनाऊंगी कि कोई मुझे फिर कभी कुचल न सके। इसीलिए मैंने जी जान लगाकर संघर्ष किया, जिंदा रहने के लिए भी और आगे बढ़ने के लिए भी। कई सालों की मेहनत के बाद मैं विदेश से लौटी, कंपनी की जिम्मेदारी संभाली और हर संभव कोशिश करके उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। आखिरकार हमारी शादी हो गई। लेकिन शादी वाले दिन जब उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में जरा भी गर्माहट नहीं थी, सिर्फ ठंडापन था। सब मेरी गलती थी। बाद में मुझे पता चला कि जिस कलाकार को लाने के लिए मैंने लोगों को भेजा था और रास्ते में जिसका एक्सीडेंट हुआ था, वो उसकी एक्स लवर थी। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि वो इस बात को इतना गंभीरता से लेगा, क्योंकि किसी ने मुझे सच बताया ही नहीं। मैं हमेशा यही सोचती रही कि उससे शादी करके मैं उसे मुश्किलों से बचा रही हूँ, लेकिन उसकी नजरों में मैं वही इंसान थी जिसने ताकत और दबाव का इस्तेमाल करके उसके चाचा के जरिए उसे एक बुरी औरत से शादी करने पर मजबूर किया। सब कुछ शुरू से ही गलत था, क्योंकि उसके दिल में पहले से कोई और थी। फिर भी उस साल अपने जन्मदिन पर मैं अस्पताल गई थी, क्योंकि वो मेरा भी जन्मदिन था और मुझे अब भी उस बड़े केक और उस तोहफे का इंतजार था जिसका उसने बचपन में वादा किया था। मैं एक बार फिर कोशिश करना चाहती थी, लेकिन जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। वो मुझसे दूर दूर भागता रहा। बात करते समय भी उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। इसीलिए चलो तलाक ले लेते हैं, ये शब्द कई बार होठों तक आए, लेकिन मैं कह नहीं पाई। मैंने खुद को रोकने के लिए न जाने कितने बहाने बनाए। सोचा उसने जो बड़ा केक देने का वादा किया था वो अभी बाकी है। जब उसे वो बात याद आ जाएगी, जब वो अपना वादा निभा देगा, तब शायद मैं उसे आजाद कर दूंगी। लेकिन इंतजार करती रही और फिर एक दिन एहसास हुआ कि जिस चीज का मैं इंतजार कर रही थी वो कभी आने वाली ही नहीं थी। हालांकि हम एक ही घर में रहते थे, लेकिन हमारी जिंदगी दो अजनबियों जैसी हो गई थी। मुझे पता था कि वो मुझसे नफरत करता है, इसलिए मैं भी घर
घर कम ही लौटती थी। एक दिन बारिश हो रही थी, तभी मेरे फोन पर अचानक उसका नाम चमका। कुछ पल के लिए मुझे यकीन ही नहीं हुआ। कांपते हाथों से फोन खोला और उसी पल लगा जैसे मेरा बुझा हुआ दिल फिर धड़क उठा हो। मैंने स्क्रीन को देर तक देखा, कॉल बैक करने के लिए नंबर भी डायल किया, लेकिन हिम्मत नहीं हुई और सब मिटा दिया। आखिर में बस एक छोटा सा जवाब भेजकर बात वहीं खत्म कर दी। लेकिन उसके बाद मैं लगातार सोचती रही, क्या मैंने जवाब देने में बहुत देर कर दी, या मेरा जवाब इतना अधूरा था कि वो समझ ही नहीं पाया। इन्हीं ख्यालों में मीटिंग्स में भी ध्यान नहीं लग रहा था। शाम को काम खत्म होने के बाद मैं घर पहुंची। गाड़ी घर के नीचे रुक गई, लेकिन मैं बाहर नहीं उतरी। फिर हिचकिचाने लगी, थोड़ा और इंतजार कर लेती हूँ, शायद उसके सो जाने के बाद अंदर जाऊं। मैं अंधेरे में स्टीयरिंग पकड़े बैठी रही, फिर कोई बहस नहीं चाहती थी। उंगली में पहनी शादी की अंगूठी चमक रही थी, लेकिन उसे देखकर भी दिल में सिर्फ कसक उठ रही थी। काफी देर बाद आखिरकार घर का दरवाजा खोला। आवाज सुनकर नौकर बाहर आ गया। सर सो गए हैं सोफे पर। नौकर की बात सुनकर मैं ठिठक गई। सोफे पर? जी, वो आपका इंतजार करते करते यहीं सो गए। मैं हैरान रह गई। मेरा इंतजार क्यों? नौकर मुस्कुराया। सर, आपका जन्मदिन फिर से मनाना चाहते थे, बाद में इरादा बदल लिया, लेकिन ये केक आपके लिए छोड़ गए हैं, अपने हाथों से बनाया है। मैंने केक की तरफ देखा। उसका एक छोटा सा टुकड़ा पहले ही कटा हुआ था, लेकिन उसे देखते ही मेरे सीने में गर्माहट लौट आई। उसी पल मुझे समझ आ गया, तलाक की बात मैं अब कभी नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि वो जरा सी भी मोहब्बत दिखा दे तो सारी हिम्मत बिखर जाती थी। तभी सोफे की तरफ से हल्की सी आहट हुई। मैंने पलट कर देखा। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और सीधा मेरी तरफ देखने लगा। मुझे देखते ही वो कुछ पल के लिए ठहर गया। नौकर तुरंत बोला, मैम अभी अभी घर लौटी हैं, इन्होंने अभी खाना भी नहीं खाया। टेबल पर केक रखा था, तो मैंने सोचा वैसे भी आपने बनाया है और पूरा खा भी नहीं पाएंगे। उनकी बात पूरी होने से पहले ही वो असहज हो गया। केक बहुत मीठा है, मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, तुम जैसा ठीक समझो। इतना कहकर वो तुरंत उठ गया और तेज कदमों से बेडरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उसने दरवाजा अंदर से लॉक भी कर लिया। नौकर ने बेबस होकर मेरी तरफ देखा। मैंने बस लंबी सांस ली। कोई बात नहीं, एक टुकड़ा केक काट दो, मैं खाकर चली जाऊंगी। केक पर रखे ज्यादातर फल मुझे पसंद नहीं थे, लेकिन ये सोचकर कि उसने अपने हाथों से बनाया है, मैंने चुपचाप खाना शुरू कर दिया। एक टुकड़ा, फिर दूसरा। होश आया तो मैं 2 टुकड़े खा चुकी थी। आखिर भारी मन से उठी, तभी नौकर एक डिब्बा लेकर आया। उसने बचा हुआ केक पैक करके मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने मना करना चाहा, लेकिन वो मुस्कुरा दिया। ले जाइए मैम, सर ने खुद बनाया है और ये सारी चीजें आपकी पसंद की हैं। उन्हें पता चलेगा कि आपने खाया तो वो खुश होंगे। मैं कुछ पल डिब्बे को देखती रही, फिर चुपचाप साथ ले लिया। उस वक्त सच में लगा कि शायद ऐसे जीना भी बुरा नहीं है। आखिर चाहे जैसा भी हो, मेरे पास लौटने के लिए एक घर तो था। कई लोग मुझे समझाते थे, जिंदगी को जबरदस्ती मत खींचो, तलाक लेकर नई शुरुआत करो, कोई ऐसा इंसान ढूंढो जो सच में तुम्हारी परवाह करे। लेकिन वो हमेशा हमारी शादी की अंगूठी पहने रखता था, कभी बाहर रात नहीं बिताता था। बस वो मेरे करीब नहीं आ पाता था, क्योंकि उसके एक्स लवर के साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार वो मुझे समझता था। मैं उसे और किसी बोझ में नहीं धकेलना चाहती थी, इसलिए छोटी छोटी खुशियों में सुकून ढूंढती रही और हमारी शादी को ऐसे ही सालों तक निभाती रही। फिर 7वां साल आ गया। उसी दौरान काम की परेशानियां भी बढ़ने लगी। कंपनी संकट में फंस गई थी। पहले किसी तरह काम और उसकी देखभाल दोनों संभाल लेती थी, लेकिन अब सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लग रहा था। एक दिन मीटिंग के बाद फोन देखा, उसकी एक मिस्ड कॉल थी। तुरंत वापस कॉल किया, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, कुछ नहीं, अब ठीक है, तुम अपना काम करो। उसकी आवाज सुनकर भी मेरा मन शांत नहीं हुआ, इसलिए नौकर को फोन लगाया। उसने बताया, सर को थोड़ी देर पहले पेट में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन डॉक्टर को दिखा दिया है, अब पहले से बेहतर है। फिर वो धीरे धीरे बाकी बातें बताने लगा। हाल ही में सर अपने दोस्तों के साथ नया स्टूडियो शुरू करने में लगे हैं। काम का दबाव बहुत ज्यादा है। डॉक्टर ने कहा है कि तनाव की वजह से उन्हें पेट का अल्सर हो गया है। उन्हें आराम और अच्छे माहौल की जरूरत है। फोन रखने के बाद देर तक सोचती रही। उसके लिए बहुत कुछ कर सकती थी, उसकी हर जरूरत पूरी कर सकती थी, लेकिन एक चीज थी जो कभी नहीं दे पाई, मन का सुकून, भावनात्मक सहारा। तभी नौकर ने सुझाव दिया, मैम क्यों ना आप उनके लिए एक पालतू कुत्ता ले आएं? कई जगह देखकर बहुत सोच समझकर एक छोटा सा सफेद पिल्ला चुना। उसे देखते ही मुझे बचपन वाला वो याद आ गया। शांत स्वभाव, मासूम आंखें और हर समय किसी की गोद में दुबके रहने की आदत। वो अपनी जीभ बाहर निकालकर प्यार जताता था, बिल्कुल उसी की तरह। न जाने क्यों मुझे पूरा यकीन था उसे ये पिल्ला जरूर पसंद आएगा। और सचमुच उसी दिन नौकर का फोन आया। मैम सर पूरे दिन पिल्ले के साथ खेलते रहे, उसके लिए खाना खरीदा, यहाँ तक कि अपने हाथों से छोटा स्कार्फ बुनना भी सीख रहे हैं। तभी मैंने देखा कि लू झाओयाओ की पोस्टें भी कई दिनों से बंद थीं। शायद उस छोटे पिल्ले ने उसका सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। एक रात दावत से लौटते हुए अचानक घर जाने का मन हुआ, शायद इसलिए कि पूरी शाम शादीशुदा लोगों को अपनी पत्नियों की शिकायत करते मगर मुस्कुराते हुए देखी थी। मैंने सोचा मेरे पास भी तो कोई है। हल्के नशे में घर पहुंची और अंधेरे में चुपचाप अंदर बढ़ी। पहले की तरह सोफे की तरफ जा रही थी कि अचानक पैर किसी चीज से टकरा गया। कुछ गिरा और अगले ही पल तेज भौंकने की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। लाइट जलते ही वो दरवाजे पर दिखा, जैसे अभी अभी सोकर उठा हो। छोटा पिल्ला भी शिकायत करते हुए उसके पास जा खड़ा हुआ। मैं वहीं खड़ी थी, जूते पहने, एड़ी में ऊन के धागे उलझे हुए थे। साफ था कि अनजाने में उसकी बनाई चीज गिरा दी थी। गलती समझते ही मैंने सिर झुका लिया। वो आगे आया, घर आ गई हो तो बता सकती थी। मैं पीछे हटी, पास मत आओ, मुझसे शराब की बदबू आ रही है। लेकिन उसने अनसुना कर दिया, पैर उठाओ, सोफे पर बैठो। मैं चुपचाप बैठ गई। वो घुटनों के बल बैठकर मेरी एड़ी में फंसे धागे निकालने लगा, फिर बिखरा सामान समेट दिया। कुछ देर बाद रसोई से गर्म पानी और हैंगओवर की दवा लेकर लौटा। अब कैसी हो, ज्यादा परेशानी तो नहीं? मैंने कप लेते हुए कहा। थैंक यू, थोड़ा आराम करके चली जाऊंगी। उसने तुरंत मना कर दिया,
कहीं जाने की जरूरत नहीं, आज यहीं सो जाओ, बस इसकी चीजें दोबारा मत गिरा देना। और तभी उसकी बात खत्म होते ही पिल्ले ने भी 2 बार भौंककर जैसे सहमति दे दी। वो हंस पड़ा, उसे गोद में उठाकर बोला, बस अब शोर मत करो, मम्मी को सोना है। मम्मी सुनते ही मेरा दिल तेज धड़कने लगा। कुछ दिन पहले ही पिल्ले के सामने खुद को पापा कहते सुना था। उस रात मुझे देर तक नींद नहीं आई। मैं कालीन पर बैठकर पिल्ले के लिए छोटा सा स्वेटर बुनने लगी। शुरू में वो दूर रहा, फिर आकर मेरे पास लेट गया और सो गया। मैं ट्यूटोरियल देखकर अनाड़ी हाथों से बुनाई करती रही और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती रही, मम्मी तुम्हारे लिए स्वेटर बना रही है। तभी पीछे से आहट हुई। वो कमरे से बाहर आया और मुझे देखकर हंस पड़ा, जैसे समझ नहीं पा रहा हो कि नाराज हो या खुश। उस रात बाद में क्या हुआ मुझे ठीक से याद नहीं, बस इतना याद है कि अगले कई दिनों तक मैं घर नहीं लौटी। हम दोनों ने बिना कहे तय कर लिया था कि उस रात की बात दोबारा नहीं करेंगे। फिर भी महसूस होने लगा था, उसका रवैया बदल रहा था, बहुत नहीं लेकिन अब पहले जैसा भी नहीं रहा था। उसके बाद वो हर हफ्ते फोन करने लगा, कभी पिल्ले के वैक्सीन की याद दिलाने के लिए, कभी घुमाने ले जाने के लिए, बस छोटी छोटी बातें, और मैं उन्हीं में खुश हो जाती थी। मुझे लगता था इतना ही काफी है, लेकिन बाद में समझ आया कि खुशियां इससे कहीं ज्यादा हो सकती हैं। फिर एक दिन उसके चाचा ने नशे में सच उगल दिया, जिसे सालों तक हादसा समझा गया था, वो दरअसल एक साजिश थी और उसके पीछे वही चाचा था। ये सच हमारी शादी के 9वें साल सामने आया। उस रात उनके घर से निकलकर वो सड़क किनारे बैठ गया। बहुत देर तक रोता रहा, बार बार माफी मांगता रहा, फिर बोला हमें तलाक ले लेना चाहिए। आखिर थककर हम दोनों घर लौट आए। पूरे रास्ते वो खिड़की के बाहर देखता रहा और मैं उसे, लेकिन दिल में कोई तूफान नहीं था। अब उसे सच पता चल चुका था। क्या वो अपना फैसला बदलेगा या अब भी तलाक चाहता है? अगर यही उसकी इच्छा है तो शायद मुझे उसे रोकना नहीं चाहिए। आखिर उसके साथ बिताए 10 साल कम नहीं थे। उस रात उसके सो जाने के बाद मैं फिर सोफे पर आकर लेट गई और सुबह का इंतजार करने लगी। लेकिन आधी रात को मुझे एक बेहद हल्का स्पर्श महसूस हुआ, जैसे किसी ने मेरे माथे पर नरमी से किस किया हो। पलकें फड़फड़ाईं और जब आंखें खोली सामने उसकी आंखें थीं। आंखें खुलते ही सामने उसकी घबराई हुई नजरें थीं, जैसे किसी चोरी में पकड़ा गया हो। मुझे जागता देखकर वो पीछे हटने लगा, लेकिन इस बार मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। फांगशु, साफ साफ कहो, ऐसे अधूरा छोड़कर मत जाओ। वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे से बोला, अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो क्या तुम्हें लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने तुरंत सिर हिला दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर सच में ऐसा है तो शायद मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी, लेकिन ये बात मैं कह नहीं पाई। हम कुछ देर बस एक दूसरे को देखते रहे, फिर जैसे सारी दूरियां मिट गईं। उसने मुझे बाहों में भर लिया और मेरे माथे, गालों व होठों पर बार बार किस करने लगा। और आखिर मैं भी वो बात कह पाई जिसे 10 साल से दिल में छिपाए थी। फांगशु, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अगर करते हो तो हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहना। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो लगा जैसे कोई खूबसूरत सपना देखा हो, लेकिन तभी एक परिचित आवाज सुनाई दी। मैंने सिर घुमाया और तभी समझ गई ये सपना नहीं था। उसका हाथ मेरे सिर के पास था और उसकी सांसों की गर्माहट इतनी करीब कि कुछ पल बस उसे देखती रह गई। काफी देर बाद धीरे से अपने बाल छुड़ाने चाहे, लेकिन उसी कोशिश में वो जाग गया। नजरें मिलते ही पिछली रात की सारी बातें याद आ गईं। घबराकर मैं तुरंत रजाई में छिप गई। कुछ सेकंड बाद रजाई के नीचे से अपनी छोटी उंगली बाहर निकालकर धीरे से पूछा, थोड़ी देर बाद क्या तुम मेरे साथ नाश्ता करोगे? उस समय मेरी उम्र 38 साल थी। बचपन से लेकर अब तक मैंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा उसका इंतजार करते हुए बिताया था। शायद इसलिए उस आग में भी उसे छोड़कर दूर नहीं जाना चाहती थी। आखिरी पल में मैंने उसे कसकर गले लगाया था और बस एक ही इच्छा की थी, अगर अगला जन्म हो तो हम बहुत पहले मिलें और बहुत पहले एक दूसरे के हो जाएं, क्योंकि पिछली जिंदगी में बहुत कुछ अधूरा रह गया था। खुशकिस्मती से इस जन्म में मैं अपना वादा निभा पाया। मैंने उसे निराश नहीं किया। हमारी खुशियों की कहानी इस बार पूरे 10 साल पहले शुरू हो गई। शादी के कुछ समय बाद हम गोल्डन बीच पर छुट्टियां मना रहे थे। मैं धूप का चश्मा लगाए, हाथ में नारियल लिए आराम से कुर्सी पर लेटा था। करीब आधे घंटे से पास बैठे कुछ कॉलेज लड़के एक ही महिला की चर्चा कर रहे थे, वो जो समुद्र किनारे सीपियां चुन रही थी। उसकी घड़ी देखी, बहुत महंगी लग रही है। तुम्हें क्या लगता है उसे कैसे लड़के पसंद होंगे? आखिर में खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, उसे हैंडसम लड़के पसंद हैं। सब चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे। एक ने पूछा, कैसे हैंडसम? मैं मुस्कुराया, अच्छी पर्सनालिटी वाले, मीठा बोलने वाले और जो अपनी पत्नी को मनाना जानते हो। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर एक लड़के ने कहा, तो आप जाकर पूछ क्यों नहीं लेते? मैंने नारियल का आखिरी घूंट लिया और हंसकर बोली, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा दिल टूट गया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। बिल्कुल जाओ, ऑल द बेस्ट। उनकी बात सुनकर मैं बिखरे बालों के साथ उठा और सीधे उसके पास पहुंच गया। हेलो खूबसूरत मैडम। डूबते सूरज की रोशनी में वो सीपियां देख रही थी, लेकिन मुझे देखते ही मुस्कुरा उठी। मैंने दूर बैठे लड़कों की तरफ इशारा किया। उन्होंने मुझे भेजा है, पूछना चाहते हैं कि आपको कैसे लड़के पसंद हैं। वो बिना सोचे बोली, तुम जैसे। मैं हंस पड़ा, इतनी सीधा जवाब। फिर मुस्कुराकर पूछा, तो क्या आज रात मुझे आपके साथ डिनर करने का मौका मिलेगा? हमारी नजरें मिली और उसने हाथ में सीपी थामे ही जवाब दिया, बिल्कुल मिलेगा। दूर बैठे लड़के हैरान रह गए, इतनी जल्दी मान गई? एक ने गंभीर होकर बोला, समझ गया, इन्हें सीधे दिल की बात कहने वाले हैंडसम लड़के पसंद है। उधर मैं उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। चलते चलते मुझे सुबह की बात याद आई। मैंने उसके छोटे डिब्बे में झांका, लाल वाली सीपियां मिली। वो तुरंत खुश हो गई। हाँ, बहुत सारी। डिब्बा लगभग भर चुका था। सुबह मैंने बस इतना कहा था कि मुझे लाल सीपियां पसंद हैं और उसने पूरा दिन उन्हें ढूंढने में लगा दिया था। मैंने उसकी दोनों हथेलियां अपने हाथों में थाम ली, उसके हाथों से रेत साफ की और हल्के से फूंक मारते हुए कहा, अगली बार मत उठाना इन्हें। तुम्हें देखकर तो लगता है जैसे तुम्हें सीपियां बटोरने का बहुत शौक है। वो हल्के से मुस्कुराई, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। मैंने तुरंत उसका नाम लेकर कहा, मैंने तुमसे क्या कहा था? उसका स्वभाव बहुत नरम था, इसलिए मैंने उसके लिए एक नियम बना रखा था, जो चीज पसंद न हो उसके लिए
साफ मना करना, चाहे वो चीज मुझे ही क्यों न पसंद हो। वो कुछ पल रुकी, फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, अगली बार नहीं उठाऊंगी। उसकी बात सुनकर मेरा सारा गुस्सा गायब हो गया। उम्र के फासले की वजह से वो हमेशा मुझे बहुत ज्यादा समझती और हर बात में मेरी तरफदारी करती थी, लेकिन मैं भी उसके लिए कुछ ऐसा करना चाहता था जो उसे सच में पसंद हो। मैंने काफी समय तक चुपचाप उसे गौर से देखा, लेकिन आखिर में यही समझ आया कि उसे सबसे ज्यादा अगर कुछ पसंद था तो वो मैं था। इसलिए मैंने एक नई तरकीब सोची और तय किया कि रात को उसे आजमाऊंगा। डिनर के लिए मैंने एक प्राइवेट टेरेस चुना था। खाना परोसने के बाद सारे वेटर एक एक करके चले गए। अब पूरे टेरेस पर सिर्फ हम दोनों थे। शुरुआत में मैं उसके सामने बैठा था, लेकिन कुछ देर उसकी खूबसूरत शक्ल निहारने के बाद भी मेरा मन नहीं भरा। मैं अपनी कुर्सी छोड़कर उसके पास जाकर बैठ गया और उसके साइड प्रोफाइल को देखते हुए मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें गर्मी तो नहीं लग रही? बिल्कुल नहीं, मुझे तो गर्मी नहीं लग रही। मुझे बस डर था कि मैं तुम्हारे इतना पास बैठा हूँ, कहीं तुम्हें गर्मी न लगने लगे। थैंक यू। मैंने उसे गौर से देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा चेहरा थोड़ा लाल लग रहा है, सच में गर्मी लग रही है क्या? इतना कहकर मैंने खुद ही पंखा उठाया और उसकी तरफ हवा करने लगा। इतने दिनों में वो मेरी अचानक सूझने वाली हरकतों की काफी आदी हो चुकी थी। उसने एक नजर मेरी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे खाना खाने लगी। अगर अब नहीं खाया तो खाना ठंडा हो जाएगा। मैं मुस्कुरा उठा, अच्छा तो मैडम को खाने की चिंता है, ठीक है खाते हैं, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। इतना कहकर मैंने जानबूझकर उसका पिया हुआ नींबू पानी उठाया और एक घूंट पी लिया। फिर उसके हाथ से चाकू और कांटा लेकर बोला, मैं तुम्हारे लिए स्टेक काट देता हूँ। लेकिन वो फिर भी शांत रही। मैं मन ही मन बड़बड़ाया, वाह काफी कंट्रोल है। स्टेक काटकर मैंने उसकी प्लेट में रखा और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा। मेरी हरकत देखकर उसने हाथ रोक दिए। अगले ही पल उसने झुककर मेरे गाल पर हल्का सा किस कर दिया, फिर मुस्कुराकर बोली, अब खाना खा सकते हैं? मैं संतुष्ट होकर सिर हिलाने लगा, लेकिन दिल में कहीं न कहीं मुझे अभी भी लग रहा था कि इतना काफी नहीं है। मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। मैंने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। मेरा चेहरा कुछ अजीब लग रहा है। वो फौरन पास आ गई। कहा, क्या हुआ? मैंने मौका देखकर कुर्सी और करीब खिसका ली। अब हम लगभग सटे हुए थे। मैंने गाल की तरफ इशारा किया, यहीं कहीं, जरा ध्यान से देखो। फिर पूरी गंभीरता से बोला, मुझे तुम पर भरोसा है और अगर हो सके तो थोड़ा फूंक भी मार देना। मैं बोलता रहा, वो चुपचाप सुनती रही। हालांकि मैं दिन भर छतरी के नीचे था, धूप से जलने का सवाल ही नहीं था। फिर भी उसने दोनों हाथों से मेरा चेहरा थाम लिया। एक हाथ से सिर संभाला, दूसरे से बैग खोला। अगले ही पल उसने एक छोटी सी क्रीम निकाली, फिर शांत स्वर में बोली, अच्छा हुआ मैं रिपेयर क्रीम लाई हूँ, अब बिल्कुल मत हिलना, मैं तुम्हें थोड़ा लगा देती हूँ। उसने ट्यूब से थोड़ा मरहम अपनी हथेली पर निकाला। हल्का गर्म होने के बाद उसने बड़े प्यार से मेरे चेहरे पर लगा दिया। पता नहीं मरहम की वजह से या अचानक पोजीशन बदलने से उसके कपड़े यूं ही नीचे गिर गए और उनके साथ हमारा बचा खुचा संयम भी। मैं हंसी दबाते हुए बोला, अभी तो खाना भी नहीं खाया और तुम्हें इतनी जल्दी है कि खाने का भी इंतजार नहीं हो रहा? वो मुस्कुराकर बोली, खाना तो तुम खुद नहीं खाना चाहते थे, पहले मुझे छेड़ा भी तुमने ही था। मैंने उसे बाहों में भरते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी गलत सोच का इल्जाम मुझ पर मत डालो। कमरे में पहुंचने के बाद मैंने फिर उसे छेड़ा, अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो मैं पहले डिनर कर लूं, उसके बाद दोस्तों के साथ प्लान है, शायद आज रात वापस भी ना आऊं। मेरी बात पूरी होने से पहले ही उसने मुझे बिस्तर पर गिरा दिया। उसकी आंखें हल्की लाल हो चुकी थीं। वो झुककर मुझे चूमते हुए बोली, आज रात तुम कहीं नहीं जाओगे? मैंने नाराज होकर कहा, मैंने पहले से प्लान बना रखा है, तुम मुझे बाहर जाने से क्यों रोक रही हो? उसने मुझे और करीब खींचते हुए जवाब दिया, मैं नहीं जानती, मैं हमेशा घर में बंद नहीं रहना चाहता। मैं जानती हूँ। उसकी बात पर मैं हंस पड़ा, ठीक है, आखिर मैं तुम्हारा तोहफा हूँ, अब जैसे चाहो वैसे संभालो। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीमे से बोली, फांगशु तुम सच में बहुत ज्यादा हो, तुम्हें पसंद नहीं आया? मैंने मुस्कुराकर पूछा, पसंद है? उसने तुरंत कहा, बहुत बहुत ज्यादा। मैंने उसके होठों को हल्के से छुआ और कहा, मैं यही हूँ, इसलिए अपनी बातें कहना सीखो, जो महसूस करती हो उसे छिपाया मत करो, हो सकता है तुम्हारी कई इच्छाएं मैं पूरी कर सकूं। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें नम हो गईं। वो चुपचाप मेरे करीब आ गई। उस पल लगा, दुनिया कितनी भी बड़ी हो, मेरा सुकून सिर्फ उसके पास है। कुछ देर बाद मैंने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा अब खाना खाएं? वो हंस पड़ी, हाँ जरूर।